हेलो एवरीवन। आज हम लोग मिज़ोरम करेंगे। मिज़ोरम करने के पहले हमने सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश किया था। दूसरा स्टेट हमारा नागालैंड था। थर्ड स्टेट हमने किया था मणिपुर। यहाँ तक ही काफ़ी कुछ कवर हो चुका है। फोर्थ स्टेट है हमारा मिज़ोरम। तो मिज़ोरम करने के बाद हम लोग त्रिपुरा करेंगे, मेघालय करेंगे, आसाम करेंगे, सिक्किम करेंगे। जब सारे नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स हो जाएंगे तो फिर हम उसके ऊपर जितने भी यूपीएससी के क्वेश्चन आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो सारे कर लेंगे। और अगर यूपीएससी के करंट ट्रेंड को देखें तो इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट करने से भी मिनिमम 6 मार्क्स और मैक्सिमम 10 मार्क्स तक का यहीं से हो जाएगा। ओके, फिर हम साउथ इंडिया चलेंगे, वहाँ भी बहुत मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। तो जैसे जैसे बन रहे हैं ना पीडीएफ, वैसे वैसे पीडीएफ की प्रिसीजन भी बढ़ रही है। आपने देखा होगा आज का पीडीएफ बहुत प्रिसाइज है और लेक्चर में भी बढ़ेगा। तो आज मैं क्या करता हूँ, चूंकि प्रिसाइज है तो एक ही लेक्चर में पूरा हो जाएगा। मैं एक वैल्यू एडिशन करता हूँ। मैं आपको नॉर्थ ईस्ट का इंटरनल सिक्योरिटी का इशू और आसपास में जो नॉर्थ ईस्ट के कंट्रीज हैं उनसे क्या प्रॉब्लम है ये सारा समझा दे रहा हूँ। एक बार हमने जूम इन कर लिया। तो जूम इन करने के लिए पहले ये समझिए कि नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से कंट्रीज हैं। एक तो नॉर्थ ईस्ट के पास ही जुड़ा हुआ ये नेपाल है। फाइन, नेपाल हो गया। और बीच में ये सिक्किम पड़ेगा, ये वाला भूटान है, ये बांग्लादेश है। इधर यहाँ से ऊपर जो होगा वो चाइना होगा, यहाँ से ये वाला पोर्शन। और इधर का पूरा जो है यह म्यांमार है। एक तो इतने छोटे स्पेस में इतनी सारी कंट्रीज, बॉर्डर का इशू हो गया। एक जगह बीएसएफ होता है, एक जगह सशस्त्र सीमा बल होता है। ऐसे करके सारे हमारे अलग अलग फोर्सेस इस जगह पे लगे हुए हैं मोस्टली। लेकिन अगर देखेंगे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर हो या बांग्लादेश का बॉर्डर हो तो वहाँ बीएसएफ होती है। इधर असम राइफल्स भी होती हैं। नाउ प्रॉब्लम क्या है, देखिए प्रॉब्लम तो ये सबसे पहले कि ये जो नेपाल कंट्री है, चूँकि यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत नहीं हुआ है और इसका जुड़ाव इधर चाइना से है, और फिर चाइना का जुड़ा हुआ है तो पाकिस्तान का भी जुड़ा हो जाता। तो कई बार ये देखा गया कि इंडिया में जो नक्सलिज्म है उसके लिए जो आर्म्स आ रहे हैं या इंडिया में जो फेक इंटरनेशनल करेंसी नोट्स आ रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि नेपाल में पैदा होता है, नेपाल से ही आता है। बट नेपाल एक बाईपास का तरीका बन जाता है। इनफैक्ट कई हमारे टेररिस्ट जो हैं वो नेपाल में पकड़े गए, काठमांडू के अराउंड। और ये पूरा बॉर्डर तो ओपन है ना। तो नेपाल में कुछ भी होता है तो पहले उस समय में फ़र्क पड़ता है। नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशन बन रही थी नहीं, नेपाल में राजशाही को हटाया गया। हर किसी का इम्पैक्ट यहाँ उत्तर प्रदेश के एरिया में पड़ा है। इसके अलावा हमारे से नेपाल के अब जो है बॉर्डर डिस्प्यूट भी हो गए। 2 बॉर्डर डिस्प्यूट आप देखना चाहे तो इंडिया नेपाल का मेरा लेक्चर है, आप देखिएगा। इंडिया नेपाल सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे और साथ में आईएस कॉरिडोर लगा दीजिएगा, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। उसमें सारा आपको समझ में आ जाएगा, उत्तराखंड के साथ बॉर्डर का इशू और दूसरा बागमती रिवर जो है उसके अराउंड कोई एक इशू है, ये सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें अभी डीप नहीं जाएंगे। नाउ हमारा मेन यहाँ पे कंसर्न रहेगा बांग्लादेश और म्यांमार। अब ये पहले ये समझिए कि आपको ये जानना होगा कि बांग्लादेश जो है उसकी बॉर्डर इंडिया के किस किस स्टेट के साथ लगती है। ये पूरा एरिया, ये सुंदरबन हो गया नीचे जो आप देख रहे हैं, है ना, ये बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे सुंदरबन है। जो डेल्टा वाला देख रहे हो आप पूरा सुंदरबन है। तो सुंदरबन इंडिया में भी है और सुंदरबन आपके बांग्लादेश में भी है। और वहाँ जो है रिवर वगैरह आती है, नीचे निकल जाती है। फाइन। तो एक तो यहीं पे सुंदरबन के एरिया में ही हो गया, क्योंकि टाइगर का कंजर्वेशन वगैरह करना है तो टाइगर के स्किन की स्मगलिंग, क्योंकि हमने तो कंजर्व कर लिया बहुत हद तक, लेकिन बांग्लादेश नहीं रोक पा रहा तो उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि ऐसे बॉर्डर चली। अब देखते जाइए, सबसे पहले बॉर्डर बांग्लादेश की किसके साथ मिल रही है, वेस्ट बंगाल के साथ। एक बड़ा सा बॉर्डर है। और कहीं भी झारखंड या बिहार के साथ बांग्लादेश का बॉर्डर टच नहीं होगा। किशनगंज एकदम बॉर्डर पे यहाँ पहुँच जाएगा, आपको लगेगा कि बिहार से टच होने को है। इनफैक्ट किशनगंज की एक जगह से तो शायद दिखता भी है बांग्लादेश, लेकिन टच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ बंगाल का जो ऊपर वाला ये पोर्शन आप देख रहे हैं पतला ऐसे जो जा रहा है, ये चिकन नेक बन गया ना ऐसे करके। ये वेस्ट बंगाल का एरिया ऐसा है कि बिहार झारखंड को यहाँ पे टच नहीं होने देता बांग्लादेश से। ऐसे करके नॉर्थ बंगाल चलता है। और नॉर्थ बंगाल के ऊपर यहाँ पे सिक्किम बैठा हुआ है, नेपाल और भूटान के बीच में। और नीचे क्या है, नीचे क्या है, वेस्ट बंगाल है। असम टच नहीं होता। ओके, यहाँ से आपको जाना भी है ना, यहाँ पे नॉर्थ बंगाल में चले जाइए। असम जाना है तो यहाँ से क्रॉस करके जाइए। फिर असम से नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट कनेक्टेड है एक्सेप्ट सिक्किम। तो कहा जाता है कि 7 सिस्टर्स आपस में कनेक्टेड है, किसके थ्रू, असम के थ्रू। असम सबको टच करता है। इसके अलावा असम, अब बांग्लादेश हमने देख लिया कि वेस्ट बंगाल से कैसे जुड़ा हुआ है, यहाँ तक तो जुड़ा है बांग्लादेश वेस्ट बंगाल से। व्हाट अबाउट अदर स्टेट, कोई और स्टेट है? यहाँ देखिए ब्रह्मपुत्र ऐसे ही आके फ्लो करती है इसमें वेस्ट बंगाल में, ये बांग्लादेश में। तो यहाँ पे जो बॉर्डर है वहाँ पे असम जुड़ा हुआ है। तो पहला स्टेट हो गया वेस्ट बंगाल जिसकी बॉर्डर जुड़ रही है बांग्लादेश के साथ। दूसरा स्टेट हो गया यहाँ पे असम। उसके बाद ये मेघालय है, ये पूरे पूरे बांग्लादेश और असम के बीच में चिप्ट इन है, ऐसे है ना। मेघालय, असम ऊपर और बांग्लादेश नीचे के बीच में ऐसे करके बिल्कुल कंप्रेस किया हुआ है। तो एक हो गया यहाँ पे वेस्ट बंगाल। फिर से कर लेते हैं, असम का बॉर्डर,
राइट। फिर मेघालय का पूरा बॉर्डर नीचे से इससे जुड़ रहा है बांग्लादेश से। देखिए आसाम एक जगह नहीं है, आसाम यहाँ भी ओपन हो रहा है ना। तो असम दो जगह ओपन हो रहा है, खैर उसको एक ही स्टेट काउंट करेंगे। नाउ दिस इज त्रिपुरा। त्रिपुरा भी पूरा कनेक्टेड है। त्रिपुरा को तो इसीलिए एक तरह से ये भी कहा जाता है कि ये तो पेनिनसुला हो गया, है ना, हर तरफ से घिरा हुआ है, बांग्लादेश में घुसा हुआ एक पेनिनसुला हो गया। त्रिपुरा इधर हल्का सा कनेक्टेड है असम से और इधर मिजोरम से, बाकी सारा पोर्शन त्रिपुरा का ऐसे है, राइट। उसके बाद ये वाला आपका जो हम आज पढ़ने वाले हैं मिजोरम, इसकी यहाँ पे यही फोकस करना था कि देखिए बांग्लादेश की बॉर्डर ऐसे है ना। तो इसीलिए जो मिजोरम है पूरा का पूरा लैंडलॉक्ड हो जाता है। अगर ये बांग्लादेश यहाँ पे नहीं होता, मिजोरम का एरिया ऐसे होता, तो मिजोरम जो है सी को टच कर जाता। यहीं सबके मन में उठना चाहिए कि हम ऐसे करके पूरा ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट में, ऐसे ऐसे करके। व्हाट अबाउट अगर हम एक बांग्लादेश के साथ कर लें कि भाई यहाँ हमारा इंडिया का पोर्ट है, दूसरे कलर से दिखाता हूँ, यहाँ हमारा इंडिया का पोर्ट है कोलकाता वगैरह के आसपास, और यहाँ से बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश से सामान भेज दे और यहाँ से ऐसे करके मिजोरम में भेज दे तो बहुत अच्छा नहीं होगा। बट यहाँ पे कोई ना ऐसा ट्रांसपोर्ट का सुविधा नहीं है, कोशिश तो कर रहे हैं। तो उससे अच्छा हमने क्या बनाया कि हम यहाँ से क्या भेज देंगे, म्यांमार में भेज देंगे। और म्यांमार में बड़ी गजब की चीज़ है, म्यांमार में एक रिवर निकलती है कालादान, वो ऐसे टर्न होकर मिजोरम में चली जाती है। तो यहाँ से क्या करेंगे, लैंड से कालादान में चले जाएंगे, पहले सी से आएंगे, फिर लैंड से कालादान रिवर के पास चले जाएंगे, और रिवर से फ्लो करा के सामान कहाँ भेज देंगे अपना, बताइए, सामान भेज देंगे यहाँ पे मिजोरम में, और उसके बाद सारे नॉर्थ ईस्ट में पहुँच जाएगा असम के थ्रू। तो यही है कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट। खैर ये मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब मैं इंटरनल सिक्योरिटी का जो डिस्कशन करना चाहता था, अब खुद सोचिए बांग्लादेश इतना बड़ा बॉर्डर शेयर कर रहा है इंडिया के साथ, है ना। आप बताइए आंसर में मुझे कमेंट सेक्शन में कि इंडिया की बॉर्डर का क्रोनोलॉजी बताइए कि क्या बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर टच होता है अगर बात करें लेंथ की। और क्रोनोलॉजी में ये बताइएगा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार लैंड बॉर्डर, और अफ़गानिस्तान और चाइना, इन सारे में आप मुझे क्रोनोलॉजी बता दीजिएगा एक बार। और एक भूटान भी तो है, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा मेरे बॉर्डर डिस्प्यूट वाले लेक्चर में। इंडिया चाइना मैंने कराया, इंडिया पाकिस्तान कराया और इंडिया नेपाल कराया। नाउ बांग्लादेश शेयर्स बॉर्डर लाइक दिस। अब ये सोचिए कि इंडिया में क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है बॉर्डर एरियाज़ में। सबसे पहले आप ये जानिए कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में बीफ पे बैन है ना, कैटल कटिंग पे बैन है। हालांकि वेस्ट बंगाल में नहीं है, लेकिन फिर भी डिमांड तो कम है, बहुत लोग नहीं खाते, ऐसा थोड़ी कि हर कोई वहाँ पे समोसे की तरह खाता है बीफ, तो डिमांड तो कम है। दूसरी बात, यहाँ पे त्रिपुरा का बॉर्डर टच हो रहा है, ये पूरा पोरस बॉर्डर है। तीसरी बात कि कई रिवराइन बॉर्डर्स हैं वहाँ पे, ब्रह्मपुत्र फ्लो कर रही है, तो अच्छे से बॉर्डर डिमार्केशन नहीं हो रहा। दूसरा, हमारे फोर्सेज में कभी कभी करप्शन भी है, ये भी रिपोर्ट आई है, कई पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हैं। होता क्या है, आपके कंट्री में कैटल को जनरली नहीं मारा जा रहा, बीफ के लिए काऊ को, बफेलो को नहीं मारा जा रहा, राइट। होता क्या है कि जब काऊ जब ओल्ड हो जाती है, अब उसकी कोई देख रेख के लिए है नहीं, तो किसान के लिए वो बिल्कुल एकदम मतलब किसी काम की नहीं होती। ये पूरे वेस्ट बंगाल के बॉर्डर से, असम का यहाँ के बॉर्डर से, असम के यहाँ के बॉर्डर से, इनफैक्ट त्रिपुरा के कई 3 जिले हैं वहाँ पे बहुत फेमस है, त्रिपुरा के लेक्चर में बताऊंगा, और थोड़ा बहुत मिजोरम से क्या किया जाता है कि कैटल की स्मगलिंग की जाती है। जो कैटल की इंडिया में डिमांड नहीं थी, वो बांग्लादेश के स्मगलर्स आते हैं, इस रिवर वगैरह के अराउंड करप्शन होता है, और उसको छोटा सा हार्ट लगा के 2000 में, 5000 में, 2000, 5000 में बेच देते हैं बांग्लादेश के स्मगलर्स को, और वो लेके वहाँ चले जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश में जाते उसकी रेट बढ़ जाती है, इनफैक्ट कई लोग कहते हैं कि 80,000 तक चली जाती है एक एक काऊ की। वो क्यों होती है, बूढ़ी काऊ की जिससे दूध भी नहीं हो रहा, क्योंकि बांग्लादेश एक मीट ईटिंग कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, और बस बांग्लादेश में डिमांड नहीं होती, ईद वगैरह के दौरान बांग्लादेश में बहुत डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन बांग्लादेश के बहुत लोग जो हैं सऊदी में काम कर रहे हैं, अमेरिका में काम कर रहे हैं, यूरोप में काम कर रहे हैं, दुबई में काम कर रहे हैं, तो बांग्लादेशी अपने रिलेटिव को पैकेज्ड मीट प्रोडक्ट वगैरह, प्रोसेस्ड मीट प्रोडक्ट वगैरह गिफ्ट में भेजते हैं यहाँ से। उसके लिए उनको काऊ चाहिए, तो जो 2000 की काऊ यहाँ से स्मगल होकर हमारे किसानों ने भेजी थी, वो वहाँ जाके 80,000 में बिक जाएगी, बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। तो पहली हमारी बॉर्डर आ गई, नॉर्थ ईस्ट में इशू आ गया कैटल स्मगलिंग का। इंटरनल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से बता रहा हूँ, बाकी कैटल स्मगलिंग है, इंटरनल सिक्योरिटी के इशू से बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि अगर बाकी आप यहाँ पे चिकन नेक देखेंगे तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ये एरिया में अगर चाइना चला है, भूटान को कोशिश कर भी रहा है, तो वो नॉर्थ ईस्ट को हमसे डिस्कनेक्ट कर सकता है, खास करके वार वगैरह के दौरान ऐसा हो सकता है। तो ये डरने का एक इशू है कि इसको प्रोटेक्ट करके रखना है पतले से पार्ट को, वो सब तो अलग हो गया। यहाँ पे एक कैटल स्मगलिंग का इशू है। दूसरा क्या है कि फेक इंडियन करेंसी नोट जो आते हैं वो बांग्लादेश वगैरह से, नेपाल से, पाकिस्तान से होके आते हैं, तो वो भी होते हैं स्मगल इधर, राइट।
इनफैक्ट सुंदरबन के एरिया में टाइगर वगैरह के स्किन का भी स्मगलिंग का इशू हो जा रहा है, राइट, तो वो भी है। वाइल्ड लाइफ का स्मगलिंग, इमाइग्रेशन का प्रॉब्लम, इलीगल इमाइग्रेशन, हालांकि आजकल तो रुक गया काइंड ऑफ, लेकिन इलीगल इमाइग्रेशन का भी इशू है। उधर से लोग रोजगार धंधे के लिए इंडिया में घुस जा रहे हैं इधर से, क्योंकि इधर से, क्योंकि ये पूरा बॉर्डर जो है पोरस एरिया है। एक और है इंसर्जेंसी में कैसे नॉर्थ ईस्ट में इशू होता है, उसमें एक ओपीएम का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए पूरे वर्ल्ड में ओपीएम प्रोड्यूसिंग, मतलब अफीम के पौधे से ही चूँकि ये निकलता है, हेरोइन निकलती है ना, बहुत बड़ा ड्रग है ये। कोकेन केमिकल होता है, केमिकली सिंथेसाइज्ड है। हेरोइन जो है ओपीएम पॉपी से निकलती है, हालांकि ओपीएम से आपकी मॉर्फिन वगैरह भी निकलती है, कोडीन वगैरह भी, पेन किलर वगैरह, लेकिन वो मेडिकल यूजेस के लिए। हेरोइन जो है हमारे लिए खतरा है, क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में 2 सेंटर्स हैं प्रोड्यूस करने के लिए इन ड्रग्स को, ओपीएम को। आप ये वाली इमेज देखिए, पूरे वर्ल्ड में मैंने बोला 2 सेंटर्स, राइट। ये एरिया देखिए, यहाँ पे 3 कंट्रीज हैं। सबसे वेस्टर्न कंट्री जो ईरान, उसके बाद अफ़गानिस्तान और उसके बाद पाकिस्तान। ये ऐसे क्रिसेंट शेप बनाते ये तीनों कंट्री ऐसे करके, राइट। तो सबसे पहले ईरान, उसके बाद बीच में अफ़गानिस्तान और फिर यहाँ पे पाकिस्तान। ये तीनों कंट्रीज़ के एरिया में ओपीएम की बहुत प्रोडक्शन होती है। इनफैक्ट तालिबान वगैरह के फंडिंग वगैरह भी ओपीएम को सेल करके आती है। तो इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर को खतरा हो जाता है। पंजाब वगैरह में जो ड्रग का इशू है उसमें बहुत बड़ा हाथ है गोल्डन क्रिसेंट का, वहाँ से ओपीएम आता है। और ये खाली वहाँ नहीं जाता, इंडिया में पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होता है। बहुत पैसा है इसमें, सारा कुछ इलीगल है लेकिन फिर भी होता है। मेक्सिको कोलंबिया में कोकीन वगैरह का है, लेकिन यहाँ से प्रोड्यूस होकर फिर यहीं जाता है। यहाँ के जेलों में आज भी साउथ अमेरिका में कोलंबिया में और नॉर्थ अमेरिका में मेक्सिको में ड्रग लॉर्ड्स होते हैं, आपस में लड़ लड़ के मर जाते हैं। तो एक तो ये हो गया, ये कहलाता है गोल्डन क्रिसेंट। और दूसरा एरिया जहाँ पे ओपीएम का प्रोडक्शन होता है, ये देखिए गोल्डन ट्रायंगल बन रहा है। गोल्डन ट्रायंगल में आपके बगल का जो म्यांमार है ना, वो इन्वॉल्व है, राइट। उसके बाद लाओस इन्वॉल्व है और थाईलैंड इन्वॉल्व है, और आजकल गोल्डन ट्रायंगल में वियतनाम भी इन्वॉल्व हो गया। तो ये 3 जो ट्रायंगल बना रहे हैं, खास करके म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के जो कंट्रीज, उसको गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। और ये आपके नॉर्थ ईस्ट में, तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम कर रहा है ड्रग का गोल्डन ट्रायंगल, और इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में प्रॉब्लम कर रहा है ड्रग का गोल्डन क्रिसेंट। हालांकि इंटरनेशनल सप्लाई तो कैसे भी आती है, आजकल तो बिटकॉइन वगैरह आ गया है, क्रिप्टो करेंसी से एक्सचेंज हो जा रहा है सबका, बट फिर भी बॉर्डर एरियाज में खतरा तो है। होता क्या है कि हमारे ही यूथ को यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से, म्यांमार वगैरह से लाके ये सारे जो एरिया है, नागालैंड हो, मिज़ोरम हो, मणिपुर हो, सारे एरियाज़ में, इनफैक्ट असम में क्या किया जाता है कि यूथ वगैरह को वो खिला के ढेर सारे मनी निकाली जाती है। और जैसे ही मनी मिलती है, उससे क्या करते हैं ना कि इंसर्जेंट जो होते हैं ना नॉर्थ ईस्ट के, वो म्यांमार वगैरह में ग्रो करते हैं ओपीएम को, और उससे जो पैसे मिलते हैं हमारे ही यूथ से, उसी से वो लोग आर्म्स खरीद के और जो है जितने भी मतलब बुलेट्स वगैरह खरीद के फिर इंसर्जेंसी करते हैं। तो ये चौथा इंटरनल सिक्योरिटी का खतरा है। तो इतना ही बताना था इंटरनल सिक्योरिटी में बॉर्डर का जो इशू है। दूसरा म्यांमार की आपको पता ही है, म्यांमार, चाइना और नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जो तीनों कंट्री में उनके पॉपुलेशन है। इनफैक्ट नागा जो है, ग्रेटर नागा ऐसे बनाना चाहता है, तो उसके लोग जो है दोनों तरफ साइड रहते हैं। आप इधर से कितना भी उनको चेज करो, हॉट चेज करो, फिर वो दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। तो ये भी इशू है, ये सारे बॉर्डर के इशू हैं। ओवरऑल अगर हम अब शुरुआत करें लेक्चर की, तो ये मिज़ोरम है। मिज़ोरम की अगर स्टेट के साथ बॉर्डर देखें तो वो त्रिपुरा के साथ बॉर्डर शेयर करता है, असम के साथ बॉर्डर शेयर करता है और मणिपुर के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अगर कंट्री की बात करें तो यहाँ तक बॉर्डर बांग्लादेश की आ जाती है, तो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है और साथ ही साथ म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अच्छा हाँ, म्यांमार के साथ एक चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा था, वो मैं मिस कर गया था। देखिए ये जो म्यांमार देख रहे हैं, तो यहाँ पे ना जो स्टेट है म्यांमार का, वो है चीन स्टेट। यहाँ कोई इशू नहीं, चीन स्टेट है, ठीक है। लेकिन ये जो वाला, ये वाला जो स्टेट है ना ये इसका म्यांमार का, ये है रखीन स्टेट। रखीन स्टेट सुन के कुछ याद आ रहा है आपको? आ रहा होगा शायद, रोहिंग्या मुस्लिम्स। तो रोहिंग्या मुस्लिम के जो परसिक्यूशन की बात आती है, वो रखीन स्टेट के म्यांमार में ही आती है, यहाँ पे। अब ये एरिया पूरा मिज़ोरम से जुड़ा हुआ, तो कल को अगर रोहिंग्या मुस्लिम के या उनके किसी मिलिटेंट ग्रुप का भी अब तो बन गया और म्यांमार की मिलिट्री की लड़ाई होती है, तो मिज़ोरम कहीं ना कहीं प्रभावित तो होगा, इंटरनल सिक्योरिटी का खतरा होगा, एक्सटर्नल सिक्योरिटी का खतरा होगा। तो इंडियन फोर्सेस फट से जो एक्शन में आती है अगर यहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा हो। तो रखीन की उन्होंने आर्मी बना रखी है, रिबल्स ने भी, और वहाँ पे चल रहा है ह्यूमन राइट्स का इशू, तो आर्मी से लड़ाई भी हो रही है। तो ये सारा जो इंटरनल सिक्योरिटी का यहाँ खतरा पैदा करता है। बट बहुत हद तक हम प्रोटेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि हमारा ये जो एरिया है अरुणा मामी, सारा म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है, सारा आपकी 6th शेड्यूल में आता है, तो हम बहुत हद तक कंट्रोल कर पाते हैं चीज़ों को। चलिए अब अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के देखें,
तो ओवरऑल आप अगर ये मैप देखेंगे, पुराना मैप देखेंगे, तो वहाँ पे आपको 8 डिस्ट्रिक्ट दिखेंगे। लेकिन क्या किया गया था 2019 में ही आपके मिज़ोरम में 3 एक्स्ट्रा डिस्ट्रिक्ट बने हैं। एक है यहाँ पे सैतुवाल, ठीक है, एक है खाजवाल, और तीसरा यहाँ पे है हनीथाल करके, हंथियाल करके, जो भी है, प्रोनाउंस सही से नहीं कर पा रहा हूँ मैं। सैतुवाल, खाजवाल और हनीथियाल, ये 3 डिस्ट्रिक्ट नए बने। इसके साथ जो है मिज़ोरम में डिस्ट्रिक्ट की संख्या 11 हो गई है। लेकिन मिज़ोरम में ये नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट ही नहीं है, मिज़ोरम में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट भी हैं जिनके की बाउंड्री कभी कभी दूसरे डिस्ट्रिक्ट को भी क्रॉस करते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्राइबल पॉपुलेशन, हिल पॉपुलेशन। एनीवे, मिज़ोरम के बारे में खासियत क्या है देखिए। मिज़ोरम के बारे में खासियत ये है कि अगर आप 2011 का 2011 का सेंसस देखेंगे, तो उस सेंसस के हिसाब से इंडिया में अगर किसी स्टेट में ट्राइबल पॉपुलेशन की प्रपोर्शन मैक्सिमम है, आई एम नॉट सेइंग द नंबर के हिसाब से तो मिज़ोरम की पॉपुलेशन 10 लाख के अराउंड ही है, 1 मिलियन ओनली, ओके। तो नंबर के हिसाब से तो कुछ नहीं कर पाएगा ये स्टेट। लेकिन अगर प्रपोर्शन की बात करें, परसेंटेज की बात करें, तो जो शेड्यूल्ड ट्राइबल कम्युनिटी है, एसटी की कम्युनिटी है, पूरे इंडिया में अगर किसी स्टेट में हाईएस्ट है तो 94.45% के साथ मिज़ोरम में। दूसरी बात, बस ये ट्राइबल पॉपुलेशन का परसेंटेज हाईएस्ट नहीं है। अगर आप इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 को पढ़ेंगे, अगला वाला 2021 में ही आने वाला है, अगर उसको पढ़ेंगे आईएसएफआर की रिपोर्ट को, तो मिज़ोरम एक ऐसा स्टेट है, अगर स्टेट को देखेंगे ऐसे यूनियन टेरिटरी में मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया आपके लक्षद्वीप का हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्टेट की बात करें परसेंटेज के हिसाब से, ओवरऑल एरिया में तो मध्य प्रदेश आगे निकल जाएगा, बड़ा स्टेट है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से देखें तो टॉप पे सारे स्टेट्स में 85.41% के साथ मिज़ोरम ही है। इसमें आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी, यहाँ पे वेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वगैरह, उसके बारे में आगे बता दूंगा मैं आपको। लेकिन ओवरऑल हाईएस्ट परसेंटेज एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर मिज़ोरम के स्टेट में ही है, 85.41%, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट बैड थिंग इन अ वे दैट कि इतने जंगल हैं कि लोगों को झूम कल्टिवेशन करनी पड़ती है, स्लैश एंड बर्न, नॉर्मल एग्रीकल्चर नहीं हो पाता वहाँ पे, या फिर टेरेस कल्टिवेशन करना पड़ता है हिल एरियाज़ में। ये हो गया, ठीक। दूसरी बात कि मिज़ोरम सेकेंड लिस्ट पॉपुलस स्टेट, अगर सबसे कम पॉपुलेशन स्टेट में देखें सेंसस के हिसाब से 2011 के हिसाब से, तो वो सिक्किम है, सेकेंड नंबर पे मिज़ोरम ही है। एक और चीज़ में मिज़ोरम सेकेंड नंबर पे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, कि केरला अगर बात करें मोस्ट लिटरेट स्टेट है 2011 के सेंसस के हिसाब से। केरला की पॉपुलेशन मोस्ट लिटरेट है, कहें एजुकेटेड नहीं, तो सेकेंड मोस्ट लिटरेट आपका मिज़ोरम ही है। क्योंकि अधिकतर जो है मिज़ोरम ऐसे 3 स्टेट जहाँ पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, मिज़ोरम उसमें से एक है। ऑलमोस्ट 80 to 90% वहाँ के लोग जो हैं क्रिश्चियन हैं, तो काफ़ी जो है उनको एजुकेशन वगैरह दी गई है। स्टेट बर्ड की बात करें तो वेरी फनी, बट आपके मणिपुर में जो मैंने आपको बताया था कि एओ ह्यूम की वाइफ ने एक बर्ड की डिस्कवरी की, ये फर्स्ट टाइम देखा, फेजेंट, जो इस एरिया में रहता है, तो उसका नाम पड़ गया मिसेज ह्यूम्स फेजेंट। मणिपुर का स्टेट बर्ड भी वही है और मिज़ोरम का स्टेट बर्ड भी वही है। पिछली बार मैंने दिखाया नहीं था, इस बार देख लीजिए, ऐसा है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। यही है मिसेज ह्यूम्स फेजेंट, और ये जो है नॉट थ्रेटेंड वाली कैटेगरी में आता है, नियर थ्रेटेंड वाली कैटेगरी में आता है IUCN वल्नरेबल स्टेटस के हिसाब से। साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 में है, तो इसका ट्रेड वगैरह आप नहीं कर सकते। देखिए, स्टेट बर्ड ऑफ मिज़ोरम एंड मणिपुर। और ये बस इंडिया में नहीं है, मिज़ोरम में है, पटकाई रेंज में, यूनान प्रोविंस चाइना में है, म्यांमार में है, थाईलैंड में है। अच्छा, स्टेट एनिमल की बात करें तो एक नया एनिमल है यहाँ पे, हिमालयन सेरॉ। क्या होता है ये? देखिए, ये हिमालयन सेरॉ है, बिल्कुल एकदम बकरी का ही टाइप है। हिमालयन सेरॉ क्या है, एक मेनलैंड सेरॉ जो होता है ना, उसी का सब स्पेसीज है, और ये हिमालयन एरिया में रहता है। तो आपको पता हो कि जो मिज़ोरम है उसकी जो मीजो हिल्स वगैरह हैं, वो भी हिमालयन एरिया में ही मानी जाती हैं, सब हिमालयन रेंजेस। और ऑफिशियल स्टेट एनिमल किसका है? मिज़ोरम का। ओके, साइट्स के अपेंडिक्स में इसको 1 में डाला गया। नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि नॉर्थ ईस्ट में अभी तक हमने जितने स्टेट पढ़े हैं उसमें से पहला स्टेट जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है तो वो मिज़ोरम है, अभी तक वाले में। मिज़ोरम से ऐसे करके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो जाती है, क्योंकि आइजोल में भी एक जो है उसके लिए लैंडमार्क लगाया हुआ है। बाकी सिरचिप डिस्ट्रिक्ट जो है काफ़ी फेमस है ना, कि वहाँ से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। दूसरा ये जो है लंगेई डिस्ट्रिक्ट यहाँ से होके जाती है, और ये चंपाही डिस्ट्रिक्ट, चंपाही और सिरचिप बहुत फेमस है। ऐसे कट के ये आइजोल से भी जाती है, आइजोल उनका कैपिटल हो गया। अब कमेंट सेक्शन में ये बात बताने लगिएगा कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट से होकर जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप मुझे ये बताइए कि कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एक बार साउथवर्ड क्रॉस करती है, फिर लौट से आके नॉर्थवर्ड, मतलब 2 बार क्रॉस करती है। बाकी तो हम लोग धीरे धीरे सारा कवर कर लेंगे कि कौन कौन से स्टेट से होके जा रही है। नेक्स्ट, तो चलिए अभी इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। ये देख रहे हैं तस्वीर,
यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये रिप्रेजेंटेशनल इमेज इसलिए लिखा हुआ है कि ये ना हेड हंटिंग की यहाँ पे पहले एक मतलब एक ट्राइबल कम्युनिटी है दूसरे ट्राइबल कम्युनिटी पे रेड डालता था और वहाँ के लोगों को मार के उनका जो कपाल लेके घुमाता था। तो ये हेड हंटिंग की कल्चर आपके नॉर्थ ईस्ट में पहले बहुत ज़्यादा थी, नागालैंड में बहुत पॉपुलर था और मिजोरम में भी था। ये जो इमेज है ये नॉर्मल हेड हंटिंग नहीं है, ये पुतले बनाए हुए हैं। कुछ लोगों ने अभी वहाँ पे एक फेस्टिवल करा रहे थे, तो देख रहे आप कैमरा वैमरा के साथ बैठे हुए हैं, तो फेस्टिवल करा रहे थे तो वहाँ पे बोला कि पहले हम लोग हेड हंटिंग करते थे, आजकल तो करते नहीं। तो ऐसा ही कुछ उसका ड्रामेटाइज फॉर्म किया जाता कि हमें लगे कि हमारी कल्चर है, तो उससे ये इमेज ली हुई है। मैं रियल वाला नहीं डालना चाहता था। एनीवे, जब प्री ब्रिटिश हिस्ट्री की बात करेंगे और उसके बाद ब्रिटिश हिस्ट्री की बात करेंगे और उसके बाद 1947 से लेकर बात करेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। तो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने इसको मैनुअली। पहले आप ये समझिए कि ये मिजोरम का मतलब क्या है। देखिए, मिजोरम 2 वर्ड से बना है, एक तो मीज़ो है और दूसरा रैम है। मीज़ो लैंग्वेज में रैम का मतलब होता है लैंड। वो तो ठीक है कि हमारा लैंड, जैसे तमिलनाडु, नाडु मतलब एक प्रदेश हो गया, राइट। तो एक मीज़ो और एक रैम, रैम का मतलब तो लैंड हो गया कि हमारी ज़मीन, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट मीज़ो, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, मीज़ो कोई सिंगल ट्राइब नहीं है। इसमें मीज़ो में कई ट्राइब्स आती हैं, आप पढ़ेंगे इसको तो आपको पता चलेगा। इसमें कई ट्राइब्स आती हैं, जो भी इस मिजोरम वाले एरिया में ट्राइब रह रही है उसको हम लोग मीज़ो ट्राइब बोल देंगे। तो सारा एक इंक्लूसिव टर्म हो गया मिजोरम, ओके। इसमें सारे ट्राइब को काउंट किया जा रहा है। जैसे नागालैंड है तो एक ट्राइब के नाम पे नागा ट्राइब, हालांकि उसके भी कई सब टाइप हैं। त्रिपुरा में त्रिपुरी ट्राइब रहती है, तो ऐसे करके नाम है। मणिपुर देखिए इंक्लूसिव है क्योंकि वहाँ पे प्रिंसली स्टेट था, तो राजा ने अपने हिसाब से जयवेल करके नाम दे दिया। लेकिन अगर मीज़ो की बात करते हैं इसमें कई सारी ट्राइब है, लेकिन जो मोस्ट फेमस ट्राइब थी वो लूशी ट्राइब है। इसीलिए मणिपुर का नाम पहले, मिजोरम का नाम पहले लुशाई हिल करके था, जहाँ पे लूशी ट्राइब रह रही है ना। बाद में उसको इंक्लूसिव बनाने के लिए मीज़ो बना दिया गया। मीज़ो एक इनफैक्ट लुशाई हिल है ना, उसका भी नाम चेंज करके मीज़ो हिल कर दिया गया। तो प्री ब्रिटिश हिस्ट्री की बात करते कोई सिंगुलर ट्राइब नहीं थी। कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि 16th सेंचुरी में आपने म्यांमार का बगल में मैप देखा ना, साउथ ईस्ट एशिया से म्यांमार, थाईलैंड वगैरह की कंट्री से वहाँ से इमाइग्रेशन शुरू हुआ ब्रह्मपुत्र वैली की तरफ, और ये इमाइग्रेशन लगभग 200 साल चला 18th सेंचुरी तक, और काफ़ी लोग जो है वो मिजोरम के वहाँ पे जो लुशाई हिल्स है वहाँ पे आ गए, है ना। और अपने अपने ऑटोनोमस विलेज बना लिए वहाँ पे उन लोगों ने। कई ट्राइबल, कई ढेर सारी ट्राइब है, सबका कोई ट्राइबल चीफ है। और ट्राइबल चीफ जनरली जो उसमें सबसे जो ओल्ड पर्सन होगा ना वो होता था। इस सिस्टम को हम लोग जेरोंटोक्रेटिक बोलते हैं। जेरोंटोक्रेटिक मतलब आप जानते हैं, जेरोंटो का मतलब होता है कि बुजुर्ग होना। जो सबसे बूढ़ा रहेगा माना जाएगा कि वो जो है वहाँ पे रूल करेगा, तो क्रेटिक बन गया। जेरेंटोक्रेटिक मीजो सोसाइटी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, और सबका अपना अपना एक राम था। मतलब अब तो मिजोरम हो गए, सारे ट्राइब हो गए, बट वहाँ पे जैसे लूशी राम रह जाएगा, है ना, और कोई ट्राइब रहेगी, थडाऊ रहेगा तो थडाऊ राम हो जाएगा। ये सारा अपना अपना कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं कि कंप्लीटली इंडिपेंडेंट थे। मणिपुर के राजा का बहुत सा एरिया का रूलिंग चलता था मिजोरम के एरिया पे। मणिपुर का जो प्रिंसली स्टेट था उसका भी रूलिंग चलता था। त्रिपुरा का जो था किंगडम, वहाँ का भी चलता था। त्रिपुरा से बर्मा, म्यांमार से भी कुछ लोग यहाँ पे रूल करते थे, लेकिन लोकली वो अपना फ्री रहते थे और अपना झूम कल्टीवेशन करते थे, क्योंकि फर्टाइल लैंड है नहीं, फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट को साफ करके वहाँ पे वो लोग जलाते थे। फॉरेस्ट को जलाने से थोड़ी न्यूट्रिशन मिल जाती है और जगह भी खाली हो जाती है। इनफैक्ट इनका नाम भी है, उसी फेस्टिवल के नाम भी देखेंगे, एक चापचार कूट है। चापचार कूट में क्या करते हैं ये लोग, फॉरेस्ट को बर्न कर देते, फॉरेस्ट को पहले गिरा देते हैं, फेल कर देते हैं। जब लकड़ियाँ नीचे गिर जाती हैं तो फिर वो लोग चापचार कूट नाम की फेस्टिवल मनाते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, लकड़ियाँ नीचे गिर गई हैं, फॉरेस्ट को जला देंगे और उसके बाद वो सॉविंग कर देंगे, राइट। तो चापचार कूट इसलिए मनाया जाता है कि लकड़ियाँ गिरा दी गई हैं, फॉरेस्ट गिरा दिया गया। खैर ये सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आसाम की वैली में और साथ ही साथ बांग्लादेश में, आसाम में तो चल ही रहा था ब्रिटिश का रूल, बांग्लादेश में भी चल रहा था। चटगांव में, आपको पता है ना, चटगांव आर्मी हमने बनाई हुई थी, तो चटगांव हिल ट्रैक्ट्स थे, वहाँ पे भी ब्रिटिश रूल कर रहे हैं। तो आपने देखा है मिजोरम का मैप अभी, तो वो आपके मिजोरम का जो मैप है वो बांग्लादेश से भी जुड़ा हुआ है। चटगांव हिल में जो है ब्रिटिश रूल कर रहे हैं, और ऊपर जो है आसाम से भी जुड़ा हुआ, आसाम में भी ब्रिटिश रूल कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता था कि मिजो कम्युनिटी के जो लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, ब्रिटिश ऑफिसर्स वगैरह पे अटैक कर देते थे, और उनको भी मन था कि वो मिजोरम के एरिया में आए और वहाँ पे भी कुछ करें अपना लकड़ी वगैरह का, क्योंकि लकड़ियाँ बहुत हैं यहाँ पे, पूरा बैम्बू से भरा हुआ है, और भी कुछ तरह की लकड़ियाँ हैं यहाँ पे, फॉरेस्ट पूरे घने घने हैं। 85% आ जा, आप पहले सोचिए 99% होगा। तो धीरे धीरे कन्फ्लिक्ट होने लगा, लेकिन ये कन्फ्लिक्ट का फाइनल कब उबाल आता है 1849 में,
क्या देखा जाता है कि एक लूसी ट्राइब का हेड हंटिंग रेड पड़ता है थडाउ ट्राइब पे, और उसमें ढेर सारे लोगों को मार दिया जाता है। तो थडाउ ट्राइब के जो लोग हैं वो हेल्प मांगते हैं कर्नल लिस्टर की। कर्नल लिस्टर जो अगले साल 1850 में थडाउ ट्राइब की हेल्प करता है, और थडाउ ट्राइब और कर्नल लिस्टर मिलकर लूसी ट्राइब पे अटैक करते हैं। उसको बोलते हैं फर्स्ट ब्रिटिश इन्वेजन। और एक लूसी विलेज के 800 ट्राइबल हाउसेस को वो लोग जला डालते हैं, और जितने भी थडाउ ट्राइब के लोग वहाँ पे कैप्टिव रखे गए थे हेड हंटिंग के बाद सारे लोगों को निकाल लेते हैं, राइट। और यही जान लीजिएगा कि इसी को फर्स्ट ब्रिटिश इन्वेजन बोलते हैं। और ब्रिटिश को ये हेड हंटिंग वाले प्रोसेस से बहुत प्रॉब्लम थी कि एक दूसरे को मारे जा रहे हैं और हम पे भी अटैक कर रहे हैं, तो उन्होंने ये लड़ाई की थी कर्नल लिस्टर के द्वारा फर्स्ट ब्रिटिश इन्वेजन 1850 में। और यहाँ पे ये भी मैंने लिख दिया कि नागा ट्राइब में भी ये हेड हंटिंग की, नागा ट्राइब तो इनफैक्ट ज़्यादा फेमस है हेड हंटिंग के लिए। ये हो गया प्री ब्रिटिश। अब ब्रिटिश ने अटैक करना शुरू कर दिया, लड़ाइयाँ होने लगी। तो एक लुसाई एक्सपेडिशन की फोटो मैंने दिखा दी, ये आपकी पेंटिंग है, ऑब्वियसली स्केचिंग है, और ये बहुत पहले की है, पता है, ब्रिटिश म्यूजियम वगैरह की है। 1871 1889 में ब्रिटिश और ज़्यादा वहाँ पे अटैक करने लगते हैं, लुसाई एक्सपेडिशन भेजते हैं। देखिए तब तक मीजो नाम नहीं आएगा, लुसाई ट्राइब पे कर रहे हैं ना अटैक, तो लुसाई एक्सपेडिशन कहा जाएगा। फाइनली लुसाई ट्राइब रहती थी लुसाई हिल में, लुसाई हिल वही हो गया, मीजो हिल हो गया आज का। वहाँ पे अटैक करके पूरा लुसाई हिल को कब्जा कर लेती है, और वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट कब बनता है 1895 में, ऐसे करके। और जैसे ही ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन जाता है तो हेड हंटिंग पे बैन लगा दी जाती है, चाहे वो मिजोरम हो, नागालैंड हो, सारे एडजॉइनिंग एरियाज़ में, आपके म्यांमार वगैरह में, सब में जो है हेड हंटिंग पे बैन लगा दी जाती है। फिर वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कर रहे थे ब्रिटिश लोग, ये जो लुसाई हिल है उस टाइम पे मीजो हिल नहीं था, ठीक है, लुसाई हिल आप याद रखेंगे। तो लुसाई हिल जो है आपका, उसको लुसाई हिल के दो पार्ट थे, ऐसे करके हैं मीजो हिल्स। तो लुसाई हिल के दो पार्ट थे, एक तो नॉर्दर्न एक था साउदर्न, दोनों हिल को जोड़ के वो लोग जो है लुसाई हिल बोलते हैं, एक सिंगल। और उसका कैपिटल यहीं पे कहाँ पे बना देते हैं, आइजोल में, हेड क्वार्टर की, वहाँ से हम लोग रूल करेंगे। और उसकी कनेक्शन कहाँ से रहेगी, असम से। तो जब तक इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं होती 1947 में, तब तक ये सिस्टम चलता है। उसको एक रेस्ट्रिक्टेड एक्सक्लूडेड एरिया बना देते कि यहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसीलिए इनर लाइन परमिट डेवलप हो गई। और उस एरिया का नाम क्या है, लुसाई हिल्स, और उसका आइजोल क्या है, हेडक्वार्टर है। फिर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाती है तो सबसे पहले क्या बनता है, इंडिया में लुसाई हिल डिस्ट्रिक्ट बनता है। ये जो मैप देख रहे हैं आप बिफोर इंडिपेंडेंस वाला, ब्रिटिश टाइम पे, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, यही लुसाई हिल्स है। और यहाँ पे आपका आइजोल है, वहाँ से वहाँ पे वो लोग रूल कर रहे हैं। बाकी और भी देख लीजिए, आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था ना, नागा हिल्स, कलर चेंज करना पड़ेगा, ये नागा हिल्स ये यहाँ पे है। सब सारे पहले असम का ही पार्ट थे, सारे पहले असम का ही पार्ट थे। असम से टूट के ही पूरा नॉर्थ ईस्ट काइंड ऑफ बना है, नॉट मणिपुर बट बाकी काइंड ऑफ बना है। तो लुसाई हिल डिस्ट्रिक्ट्स, लुसाई हिल डिस्ट्रिक्ट कैसे बना, आपको यहीं पे याद रखना है, ये मॉक में विजन वगैरह क्या आया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के टाइम पे एक सब कमेटी थी, उस सब कमेटी को हेड कर रहे थे गोपीनाथ बारडोलाई, जिनको कि मेरे हिसाब से भारत रत्न भी मिला है रिसेंटली, ये असम से थे। गोपीनाथ बारडोलाई का कहना ये था कि जहाँ भी ट्राइबल पॉपुलेशन है, अब यहाँ पे बहुत मिक्सिंग है और ये लोग एक दूसरे से अग्री नहीं करते, और ये असम के अंदर है, तो इनको थोड़ी थोड़ी ऑटोनॉमी दे दी जाए। उस ऑटोनॉमी को देने के लिए 6th शेड्यूल लाया जाए। तो कल को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 6th शेड्यूल किसके रिकमेंडेशन पे आता, तो आप बोलेंगे गोपीनाथ बारडोलाई के सब कमेटी के आधार पे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 1947 में जैसे ही वो इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, तो लुसाई हिल डिस्ट्रिक्ट जो था उसको असम गवर्नमेंट के अंदर डाल दिया गया। पहले तो असम से यहाँ से रूल हो रहा है, आइजोल से नहीं। तो लुसाई ये सॉरी, हाँ ये एरिया असम से रूल हो रहा है, आइजोल से नहीं। तो लुसाई हिल डिस्ट्रिक्ट बन गया, ठीक है, 6th शेड्यूल में डाल दिया गया। बाद में देखा गया कि लुसाई बोलेंगे तो बस एक लूसी ट्राइब ही एड्रेस होगी। 1952 में उसका नाम चेंज कर दिया गया और उसको क्या रखा गया, पहले तो ये सुनिए, हाँ पहले तो ये सुनिए कि 1947 में उसको असम के अंदर डाला गया, ठीक है, असम के अंदर डाला गया किस नाम से, लुसाई हिल डिस्ट्रिक्ट के नाम से। फिर 1952 में जो गोपीनाथ बारडोलाई का जो था सजेशन, उसके हिसाब से इसको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यहाँ पे बनाया गया। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मतलब अपने हिसाब से वो रूल करेगा 6th शेड्यूल के अंदर। तो वो बना लुसाई हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, वहाँ पे रूलिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना। और जहाँ पर ट्राइबल चीफटेनशिप का जो सबसे बूढ़े रूल करते थे वगैरह, वो जो था मिजो सोसाइटी का, ख़त्म हो गया। अपना एक इलेक्टेड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनेगा जिसका नाम है लुसाई हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और ये लुसाई हिल डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, अभी तक असम में है, ठीक है, अभी तक 1952 तक असम में है। 1954 में देखा गया कि लूसी ट्राइब ही बस एड्रेस हो रही इस नाम से, तो उसको पहले तो नाम चेंज किया गया मिजो हिल डिस्ट्रिक्ट, ठीक, ऑटोनोमस बना दिया, ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट, पहले लुसाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और बाद में काउंसिल का नाम चेंज करके क्या किया गया,
मीजो हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ताकि सारे ट्राइब एड्रेस हो जाए। ये सब चला 1954 1952 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या होता है 1959 में क्या होता है कि मिजोरम में ना बहुत ज़्यादा बैम्बू के फार्म्स हैं, और वहाँ पे क्या होता है कि फ्लावरिंग हो जाती है सबकी, और आपको पता होगा कि बैम्बू के जैसे ही फ्लावरिंग हो जाती है ना तो फिर वो सूखना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे पड़ गया पूरा एकदम एक फैमीन पड़ गया, लोग भूखे मरने लगे, काफ़ी लोग वहाँ पे मरे। साथ ही साथ रैट बहुत बढ़ गया उस फ्लावरिंग के बाद, तो काफ़ी लोग बढ़े, तो वहाँ पे उनकी मृत्यु हुई, सॉरी। तो उसको बोलते हैं मौतम फैमीन। ये मौतम फैमीन जो मिजोरम में हुआ, तो उनका कहना था वहाँ के लोगों का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसकी मिस हैंडलिंग की। एनीवे ये बात थी 1959 की, लेकिन कहानी सुनिए। 1955 के 4 साल पहले 1955 में एक मीज़ो कल्चरल सोसाइटी बना था। उनका कहना था कि हमें खाली हिल डिस्ट्रिक्ट से काम नहीं चलेगा, हमें पूरा स्टेटहुड दो। 1955 में मीज़ो कल्चरल सोसाइटी बना था वहाँ की कल्चर की कंजर्वेशन वगैरह के लिए, लेकिन मेनली काम कर रहा था, और उसके सेक्रेटरी बने थे पूलाल डेंगा। 1959 पूलाल डेंगा ने मीज़ो कल्चरल सोसाइटी बनाई थी। 1959 में यहाँ पे मौतम फेमीन आया, तो 1960 में वो क्या करते हैं पूलाल डेंगा, उन्होंने जो मीज़ो कल्चरल सोसाइटी बना था उसका नाम चेंज कर दिया, और बोला कि अब हम लोग जो है ये फेमीन के टाइम पे लोगों की हेल्प करेंगे, लोकल पॉपुलेशन की, तो हम अपने मीज़ो कल्चरल सोसाइटी को आज से मौतम फ्रंट बोलेंगे, और क्या करेंगे, फेमीन फाइट करेंगे, लोगों से मिलेंगे। और उसमें बहुत यूथ लोग आ गए, है ना। लेकिन इतने से नहीं हुआ काम। 1955 का जो मीज़ो कल्चरल सोसाइटी था, 1950 के मार्च में अपना नाम चेंज करके कर लेता है मौतम फ्रंट। लेकिन फाइनली उसी साल 1960 की सितंबर में सोसाइटी ने अपना नाम फिर से चेंज किया, और क्या रखा, मीज़ो नेशनल फेमीन फ्रंट। जैसे ही नेशनल वर्ड आ गया तो कहीं ना कहीं लगने लगा कि ये तो लगता है अलग कंट्री बनाना चाहते, कहते कि गवर्नमेंट ने जो है मिस हैंडलिंग की है। तो हमारा जो मीज़ो कल्चरल सोसाइटी था पहले चेंज हुआ किस में, मौतम फ्रंट में, लेकिन इससे तो खाली फेमीन की बात कर रहे हैं, हमें तो कंट्री बनानी है, मीज़ो नेशनल फेमीन फ्रंट रख दिया। और उसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी यूथ में, क्योंकि यूथ ही जो है राइस वगैरह बांटते थे लोगों में, इंटीरियर ऑफ द विलेज में जाते थे, तो यूथ लोग काफ़ी बढ़ गए। यूथ बढ़ गया, नेशनल वर्ड आ गया, तो अब तो इंसर्जेंसी की बात होगी कि गवर्नमेंट ने तो हैंडल नहीं किया, इंडियन गवर्नमेंट ने। फिर आती है इंसर्जेंसी की बात। जैसे ही इस आपके रिकवरी होती है डिजास्टर से, तो ये जो मीज़ो नेशनल फेमीन फ्रंट बना था 1960 के सितंबर में, नाम दिया था जिसने कल्चरल से आगे बढ़ के, अपने नाम में क्या करता है, फेमीन हटा देता है कि इससे हमें मतलब नहीं है, अब तो हमें नेशन बनाना। क्या रखता है, मीज़ो नेशनल फ्रंट। ये हुआ 1961 के अक्टूबर में, और सीधा सीधा उनको क्या करना था, इंडिपेंडेंस लेके ग्रेटर मिजोरम बनाना था, इंडिया से अलग कंट्री बनानी थी। उसके 4-5 साल बाद जो है वो आर्म्ड रिसरेक्शन करते हैं, इंसरेक्शन की, हमें आज़ादी चाहिए। ये होता है 28 फरवरी 1966 को, और गवर्नमेंट को अटैक करना शुरू करते हैं। जितने भी आइजवल में हमारे लोग हेडक्वार्टर हैं, पुलिस हैं, आईपीएस, सब पे अटैक करते हैं, और भी कुछ कुछ जो है डिस्ट्रिक्ट वगैरह में प्लेसेस में अटैक करते हैं। फिर ये कहानी होती है 28 फरवरी 1966 को। उसके 4-5 दिन बाद ही इंदिरा गांधी रहती हैं उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी वहाँ पे सीधे सीधे बॉम्ब गिरवा देती हैं, और वो आइजवल में जेट फाइटर वहाँ पे जाके बॉम्ब गिराते, तूफानी जेट फाइटर नाम है उनका। और सोचिए कि हमारी कंट्री में सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर सीधे सीधे बॉम्ब गिराया जाना, ये हमारी कंट्री में फर्स्ट टाइम हुआ था, लेकिन उसका रिजल्ट ऐसा है कि तुरंत से ही पूरी इंसर्जेंसी शांत हो गई। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इंडिया यूज इट्स एयरफोर्स टू क्वेल अ मूवमेंट ऑफ एनी काइंड अमंग इन सिटीजन। अपने सिटीजन पे बॉम्ब गिराना पहली बार हुआ, लेकिन मूवमेंट फट से खत्म हो गया। तो ये इंसर्जेंसी का फेज हो गया, राइट। और उसके बाद किया गया, मीज़ो नेशनल फ्रंट को आउटलॉ कर दिया गया, तो वो खत्म होने लगा काइंड ऑफ। उसके बहुत सपोर्ट भी नहीं था पब्लिक में, बहुत सपोर्ट नहीं था। 1967 में वो आउटलॉ हो गया, और फिर लोगों में क्या हुआ, हमें कंट्री नहीं, स्टेटहुड की डिमांड बढ़ने लगी कि हमें जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना रखा है, डिस्ट्रिक्ट बना रखा है असम के अंदर, हमें स्टेट बनाइए। तो फिर वो लोग जब जैसे ही हार जाते हैं वो लोग, तो उनका एक डेलीगेशन आता है मीज़ो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का। मीज़ो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो असम के अंदर है, वो तो गवर्नमेंट के साथ बात करने वाले लोग हैं ना, वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से मिलते हैं, और ये मुलाकात होती है 1971 में। उसी टाइम पे बांग्लादेश पे भी वार पे भी हमने पाकिस्तान पे विजय पा ली थी, तो हमारी काफ़ी इज्जत भी थी कि बड़ी पावरफुल फोर्सेज हैं। तो वो लोग मिलने आते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लोग, जो कि असम के मीज़ो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में रह रहे हैं। पहले जिसका नाम लुसाई हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल था, अब क्या हो गया था, मीज़ो डिस्ट्रिक्ट हिल काउंसिल। तो वो लोग आते हैं और बोलते हैं कि हमें फुल फ्लेज स्टेट दे दीजिए, बस हमें कोई नेशन वगैरह नहीं चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि चलिए स्टेट बना देंगे, वो आगे करेंगे, पहले यूनियन टेरिटरी बन जाइए। हम अधिकतर के साथ ऐसा ही करते, डिमांड होती है तो पहले यूनियन टेरिटरी बनाते ताकि हम सेंटर से रूल कर सकें। स्टेबल हो जाएगा तो स्टेट बना देंगे, जैसे कि अभी क्या हो रहा है कश्मीर में, तो यही हो रहा है ना, पहले यूनियन टेरिटरी, जब स्टेबल कर देंगे तो स्टेटहुड दे देंगे। तो फिर उन्होंने क्या बोला कि जो आपका मीज़ो हिल्स का जो पूरा एरिया है
उसको हम यूनियन टेरिटरी बना देते हैं। और ये हो भी गया। जुलाई 1971 में डिसीजन आता है, 1972 में वो लॉ इम्प्लीमेंट होती है और मिजोरम जो है एक यूनियन टेरिटरी बन जाता है ना। नाम मिजोरम क्यों दिया गया? कल्चरली मोर इंक्लूसिव, सारे ट्राइब इसमें अपने आप को अपना मानेंगे। मिजोरम को 2 सीट भी दिए गए पार्लियामेंट में, एक लोकसभा में एक राज्यसभा में। डन। व्हाट अबाउट द स्टेटहुड? इंदिरा गांधी चली गई, फिर राजीव गांधी आया। राजीव गांधी का बहुत बहुमत था, तो हमेशा वो पावरफुल, वो भी दिख रहे थे बहुत। 1985 में क्या होता है कि जो सबसे पहले आपको याद है ना, मीजो कल्चरल सोसाइटी किसने बनाया था? नाम देखिए, पूलालडेंगा। पूलालडेंगा, जो कि मीजो कल्चरल सोसाइटी से मीजो नेशनल फेमिनिन फ्रंट बना। और उसके बाद क्या बना? सबसे पहले मीजो कल्चरल सोसाइटी, फिर मौतम फ्रंट, फिर मीजो नेशनल फेमिनिन फ्रंट, और फिर मीजो नेशनल फ्रंट बन के जो है पूरा इंसर्जेंसी कर रहा था, बॉम्ब गिरा दिया गया। तो उसको जो इस्टेब्लिश करने वाला पूलालडेंगा था, वो आपके राजीव गांधी से मिलता है 1985 में, और बोलता है कि आपकी माता ने हमें यूनियन टेरिटरी बनाया था और बोला था कि स्टेटहुड ऑफर करेंगे, तो वो कब होगा? तो राजीव गांधी बोलते हैं कि ठीक है, हम आपको जो है मीजो नेशनल फ्रंट, आप जो है सारे हथियार डाल दीजिए और आप नॉर्मल पॉलिटिक्स में आ जाइए, और आपको हम यहाँ पे स्टेटहुड बना दे रहे हैं, और साथ ही साथ आप जो है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। तो 1986 को जो है वो हो जाती है बातचीत, और फाइनली क्या होता है कि 23rd स्टेट की तरह इंडिया में 1987 में मिजोरम आ जाता है। और वही पूलालडेंगा जिसने बनाई था मीजो कल्चरल सोसाइटी और मीजो नेशनल फ्रंट, मिजोरम के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बनते हैं। ये पूरी हिस्ट्री है मिजोरम की। तो अभी की कंडीशन क्या है? लोकसभा की सीट 1 है, राज्यसभा की 1 है, और लेजिस्लेटिव असेंबली में 14। लेजिस्लेटिव असेंबली में 40 क्यों है? इन इंडिया द लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने लोग होते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे चुने जाते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है 500 और मिनिमम होता है 60, मतलब कि 60 से 500 के बीच में वैरी करेगा लेजिस्लेटिव असेंबली का साइज। बट अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड गोवा में क्या है? मिनिमम नंबर फिक्स किया हुआ 30 पे, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी लो है, अगर आप पॉपुलेशन की पैरिटी मेंटेन करोगे तो बहुत लो चला जाएगा, तो इसलिए 30 मेंटेन किया हुआ। और मिजोरम और नागालैंड में 40 और 46। तो मिजोरम में अगर मिनिमम 40 है तो मिजोरम ने कितना मेंटेन किया हुआ? मिजोरम ने 40 मेंटेन किया हुआ। मिजोरम ने 40 मेंटेन किया हुआ है। अच्छा, और ये तो बार बार बताता हूँ कि कुछ स्टेट्स के लिए इसमें, अच्छा इसके पहले ये देख लीजिए कि गुवाहाटी हाई कोर्ट 1948 में बनी थी, तो उसका ज्यूरिसडिक्शन असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में। तो असम में तो उसकी जो है गुवाहाटी में हाई कोर्ट है, लेकिन उसका बेंच जो है नागालैंड के लिए कोहिमा में बनाया हुआ है, क्योंकि छोटे छोटे स्टेट हैं। मिजोरम के लिए जो बेंच है वो आइजवाल में है ना। अरुणाचल प्रदेश के लिए भी बेंच बनाया हुआ है ईटानगर में, कोहिमा, आइजवाल एंड ईटानगर। तो मिजोरम का कहाँ पे है? आइजवाल में। ठीक, ये पूरा क्लियर हो गया। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 371, उसके बाद 371 से 1 से जे तक आपको पता ही है, पार्ट जो आपका 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कुछ स्टेट के लिए स्पेशल प्रोविजन है। तो क्या आपके मिजोरम के लिए है? बिल्कुल है। मिजोरम के लिए कौन सा आर्टिकल है? मिजोरम के लिए 371G है। इसमें ये बोला हुआ है कि अगर बात करें मिजोरम की, तो वहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोविजन है। पहला तो कि जो भी पार्लियामेंट के एक्ट हैं वो सीधे सीधे मिजोरम पे अप्लाई नहीं होंगे, अगर मिजोरम की स्टेट की असेंबली जब तक डिसाइड ना करे तब तक। स्टेट की असेंबली रेजोल्यूशन पास कर देती है कि हाँ पार्लियामेंट का लॉ अप्लाई होगा, तो होगा, लेकिन किस एरिया में? अगर स्टेट की असेंबली पास कर देती है कि रेजोल्यूशन लेके कि पार्लियामेंट का लॉ अप्लाई होगा, तो सारा हो जाएगा, लेकिन अदरवाइज नहीं होगा बाय डिफ़ॉल्ट। किस एरिया में नहीं होगा? मान लीजिए कि मीजोज का रिलीजियस या सोशल प्रैक्टिस है, तो वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। मीजो का कस्टमरी कोई लॉ एंड प्रोसीजर है, वहाँ अप्लाई नहीं होगा बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, अगर आप दे दें रिजोल्यूशन लेजिस्लेटिव असेंबली से तो सब अप्लाई होगा। या फिर कोई सिविल या क्रिमिनल जस्टिस का केस इन्वॉल्व है, जहाँ पे जनरली मीजो कस्टमरी लॉ के हिसाब से डिसीजन लिया जाता था, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन का भी कोई लॉ अगर पार्लियामेंट बनाए तो बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई नहीं होगा। और साथ ही साथ ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड, ताकि ट्राइबल का जो कल्चर है, ट्राइबल का जो लैंड है वो प्रोटेक्टेड रहे, उसको धोखे से ना खरीदा जाए। मिजोरम या फैक्ट्री बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सारा बेच न दे। मिजोरम लेजिस्लेटिव असेंबली का कितना मिनिमम सीट होगा? 40 मेंबर का सीट होगा। ये आपके 371G है। दूसरी बात ये जाने कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में गोपीनाथ बॉर्डोली ने क्या बोला, 6th शेड्यूल होना चाहिए, तो उसमें कौन कौन से स्टेट हैं? AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एक मिजोरम भी है, याद रखिएगा। इनर लाइन परमिट अरुणामामी, हालांकि इनर लाइन परमिट थोड़ा थोड़ा उसके उत्तराखंड में भी किसी ने सही बोला था, बट नॉर्थ ईस्ट में अरुणामामी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो मिजोरम में इनर लाइन परमिट है और काफ़ी पहले से है। एंटायर स्टेट जो है आपका मिजोरम में वो इनर लाइन परमिट है। इतना ही नहीं है, मिजोरम में 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी हैं, 3 हैं। उनका मैप दिखा रहा हूँ, ये मैप कम जगह मिलेगा आपको। देखिए पूरे कंट्री में अगर 5th शेड्यूल की बात करें तो उसके हिसाब से आपके 10 स्टेट में शेड्यूल्ड एरियाज हैं, उसकी लिस्ट वहाँ पे दी हुई है। लेकिन इसके अलावा आपके कंट्री में 10 ट्राइबल एरियाज़ हैं,
10 स्टेट्स में शेड्यूल्ड एरियाज हैं, राइट। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, और साथ ही साथ 10 ट्राइबल एरियाज या ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हमारे कंट्री में, और वो 4 स्टेट्स में है। कहाँ पे? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 6th शेड्यूल। असम में 3 है, मेघालय में 3 है, त्रिपुरा में 1 है, और मिजोरम में 3 है। जो मिजोरम में 3 है वो मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। मिजोरम में 3 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एक है चाकमा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे कौन सी ट्राइब फेमस होगी? चाकमा, तो याद रहेगा। दूसरा है मारा डिस्ट्रिक्ट, मारा भी एक ट्राइब है। और तीसरा है लाई डिस्ट्रिक्ट, लाई भी एक ट्राइब है। तो 3 लाई पीपल, मारा पीपल, चकमा पीपल, इनके हिसाब से जो है 3 पॉपुलेशन है यहाँ पे। अगर आप ये देखें तो ये जो जो ब्राउन वाला एरिया देख रहे हैं ना आप, ये चाकमा है, ये चाकमा डिस्ट्रिक्ट है। तो ये डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री अलग चलता है, नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट है उसी में इनका अपना अलग चल रहा है। या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को कट करके भी बनाए जाते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट का पार्ट भी हो सकता है, दिस इज ओके। ये जो आपका येलो वाला है ये लाई डिस्ट्रिक्ट है, और नीचे जो आप देख रहे हैं ये मारा डिस्ट्रिक्ट है। ये तीनों क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैं, चाकमा, मारा और लाई। अब आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन में चलते हैं मिज़ोरम की। यहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स हैं, कुछ संगीत हैं, मैं सारा बताऊंगा कौन क्या है। देखिए कि यहाँ पे फोक म्यूज़िक है, जहाँ पे जो यहाँ के ब्रेव मैन होंगे, हंटर्स होंगे, क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन है, हेड हंटर्स है भाई। तो जो भी ब्रेव मैन होंगे, हंटर्स होंगे, उनकी एक तारीफ में जो गाना गाया जाएगा, फोक म्यूज़िक है वो, उसका नाम है साईकुटी जाई। साईकुटी जाई नाम क्यों पड़ा? साई को भूल जाइए, कुटी जाए, आपको कूटा जाएगा, है ना। अगर इन ब्रेव मैन से टकराओगे तो कुटी जाए बा, कुटा जाए बा, कुटा जाए बा हो, तो साई कुटी जाए। ओके, ये भूल जाइए, कुटी जाए, कुटी जाए, कूट दिया जाएगा। जहाँ भी कूट आएगा तो समझ लीजिए मिजोरम में। चाप चार कूट, ये भी कूट है। अब ये स्प्रिंग फेस्टिवल है, क्या कि फॉरेस्ट को बर्न करना, उसको गिरा दिया, जैसे गिरा दिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने के लिए बर्न करना पड़ेगा, उसके बाद जो है पूरा गोल लगा के नचा जाए, फॉरेस्ट गिर गया, तो इसको बोलते हैं चाप चार कूट। चाप चार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फॉरेस्ट को जो है ऊपर से गिरा दिया हमने, तो उसको पैरों तले चाप दिया है, और उसके बाद चाप चार कूट दिया उसको, है ना। ठीक है, कूट लग गया तो समझ लीजिए कि कोई फेस्टिवल वगैरह की बात हो रही है। उसी से मिलता जुलता है हार्वेस्ट फेस्टिवल है, फसल काटने के पहले मीम कोट, पाल कोट, कुटाकुटी, मतलब मिजोरम। एक है इंडिजिनस स्पोर्ट, इसमें क्या करते हैं ना, ये देख रहे हैं ऐसा, आप टग ऑफ वार देखते हैं ना, उसमें रस्सी होती है, तो आप खींचते हो एक दूसरे की, कौन खींच जाएगा। और इसमें ये ना बीच में एक वुडन, मतलब क्या कहें, बांस ले लीजिए बीच में और एक दूसरे को धक्का दीजिए, और एक रिंग रहेगी, तो जो पहले फिसल के जो रिंग के बाहर चला जाएगा, जिसकी तरफ बांस ज़्यादा धकेल दिया जाएगा वो हार जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? रॉड पुशिंग स्पोर्ट। लेकिन रॉड की जगह यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वुडन रॉड है। ओके, इसको बोलते हैं इंसुकमार, इंसुकवार। इंडिजिनस स्पोर्ट है, मतलब यहीं का है, मिजोरम का, इसलिए नाम लिया गया है। तो आपको पुश करना और रिंग से हटा दीजिए। तो हम लोग भी आइए बांस लेके जो है धक्का मुक्की करते हैं, है ना, कॉरिडोर पे। कॉरिडोर का तो नाम ही होता है कॉरिडोर गलियारा, तो जो पहले धकेला जाएगा ना वो हार जाएगा। इंशु कुमार, इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए इसके लास्ट में क्या हुआ, इंसु कनवार। कनवार मतलब समहाउ साउंड्स लाइक वार, तो एक मार्शल फॉर्म हो गया लड़ाई का, युद्ध का। युद्ध तो क्या ही है, स्पोर्ट्स है। अच्छा, युद्ध की बात करेंगे तो वहाँ पे है एक रेसलिंग की बात है, उसके पहले चेराव करते हैं। चेराव, चेराव बहुत प्यारा है। इसमें क्या करेंगे ना, ऐसे लेके लड़के का काम बड़ा आसान है। लड़के इधर बैठ गए, जैसे आपके IBPS PO के एग्जाम में आता ना कि मेन सिटिंग इन रोज फेसिंग ईच अदर, तो फेसिंग ईच अदर जो लड़के बैठ के बांस ले लेके ऐसे, बैम्बू तो बहुत होता है, तो बैम्बू से ही जो खेलना है खेलिए। तो लड़के बैठ गए यहाँ पे, और क्या करें, बीच में गर्ल्स आ जाएंगी अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, वहाँ का लोकल कपड़ा जिसको कि GI टैग मिल गया, ऐसे से, है ना, ऐसे ऐसे, और उस पर जो है वो लोग जंप करेंगी, म्यूजिक बजेगा, और लड़के क्या करेंगे, बांस को कभी इधर करेंगे कभी उधर करेंगे, तो उसके बीच में वो पैर रख रख के कूदेंगे। ये देखिए पैर यहाँ पे है ना, कूदा जा रहा है। और ये लड़के क्या कर रहे हैं, बैठ के आलसी टाइप का जो है बांस को खाली ज़मीन पे इधर उधर करेंगे बैठ के, है ना। ये पीरियोडिक मोशन करते रहेंगे, और उसके हिसाब से धुन के हिसाब से करते रहेंगे, गाना बजता रहेगा, हो गया, फेस्टिवल बन गया। तो फोक डांस है, मेन क्या करते हैं, लॉन्ग पेयर्स ऑफ बैम्बू लेके फ्लोर पे तो रिदमिक बीट के साथ बजाते हैं, और गर्ल्स जो है वो डांस भी करती है बैम्बू के, स्टेपिंग इनसाइड आउटसाइड भी करती है बैम्बू क्रॉसेस से। इसी तरह लड़कों को जो है लड़कियों के पैरों तले दब के रहना चाहिए, मेरा तो मानना है। क्या बोलते हैं आप? आ जाएंगे कुछ लोग बोलते हैं एंटी फेमिनिस्ट बन रहा है, कौन सा स्यूडो फेमिनिस्ट बन रहा है वगैरह। मैं हम बोल रहा हूँ पैरों तले दब के रहना, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पैरों तले दब के रहना, पैरों तले दब के रहना अपनी मम्मी के। इनबुआन रेसलिंग, इनबुआन रेसलिंग की नेटिव एक मार्शल आर्ट का फॉर्म है। कहा जाता है कि इसका ओरिजिन ना फॉरेन है, बट नहीं, हम तो मिजोरम में जानते हैं, हमारा सब कुछ इंडियन है, क्रिकेट भी हमारा खुद का है। इनबुआन रेसलिंग जो होता है उसकी जेनेसिस 1750 में हो गई थी, माना जाता है कि बाहर से आया था। यहाँ पे क्या करना है ना, एक सर्कल बना रहेगा, उसको आपके बाहर नहीं जाना है, और जो है ऐसे जाके एक दूसरे के शरीर के साथ खेलते रहिए। ओके, तो और दूसरी बात है कि आपको इसमें जो है आ, आ, जीतना कैसे है कि मारना वारना नहीं है, उठा के फेंक देना बाहर। ओके,
अगर आप उठा के फेंक नहीं पा रहे तो एक दूसरे का बेल्ट पकड़ लीजिए, बेल्ट पकड़ के एक दूसरे को मारेंगे नहीं आप, बेल्ट पकड़ के उठा के फेंक दीजिए। पतला दुबला शरीर वाला आदमी तो हार ही जाएगा। खैर, एक और चीज़ जानिए कि आर्ट एंड कल्चर में जब आप नितिन सिंघानिया पढ़ेंगे तो जीव पॉपुलेशन पढ़ेंगे, जुडाइज्म पढ़ेंगे। तो अगर बात करें जीव कम्युनिटी की जो कि इंडिया में है, तो इंडिया में 5 टाइप की जीव कम्युनिटी है। और सबसे पहले ये जानिए कि इंडिया का जब मैप बनाएंगे तो वेस्टर्न कोस्ट पे जो थे जीव पॉपुलेशन सबसे पहले आते, बहुत पास्ट से कभी कभी आते रहे। 5 मेजर जेविश कम्युनिटीज, इनके भी टाइप होते हैं ना, तो हिंदू के जैसे टाइप होते हैं अलग अलग, मुस्लिम के टाइप होते हैं, क्रिश्चियन के टाइप होते हैं, तो जीव लोगों के भी टाइप होते हैं। जीव लोग वही इजराइल वाले। एक तो सबसे पहले जो आपका केरल है यहाँ पे, तो केरल के कोचीन एरिया में आए थे, तो कोचीन ज्यूज बने, वो लोग मलयालम बोलते हैं, आपको पता है। एक दूसरा जो कि साउथ है, तो कोचीन में आए तो बोले कोचीन ज्यूज। और यहाँ पे जब महाराष्ट्र में गए तो वो मराठी बोलने लगे, तो मलयालम बोले यहाँ पे तो कोचीन ज्यूज। महाराष्ट्र में बोले तो मराठी, तो बोले बेने इजराइल। कोचीन ज्यूज याद रहता तो बेने कैसे याद रखें, बट कोई नहीं। फिर कुछ जो है ना वेस्ट एशिया से ट्रेडर्स आए थे, वो इसके और ऊपर चले गए, तो वो चले गए सूरत वगैरह में। हालांकि आज वो आपको कोलकाता मुंबई हर जगह मिलेंगे। वो बने बगदादी ज्यूज। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हो? रुको एक मिनट। दिल दिया है मैप भी देंगे ऐ सनम तेरे लिए, हर कर नेपाल में खींच लिया हमने, हर करम अपना करेंगे। अरे सही सही मैप बन गया, इतना ही तो काम का होता है एग्जाम में। हर करम अपना कर, हाँ। सबसे पहले कोचीन, तो यहाँ बोले क्या, मलयालम, तो ये हो गया कोचीन ज्यूज, एक कवर हो गया। उसके बाद महाराष्ट्र, तो यहाँ कौन से आए, बेने इजराइल, इजराइल के नाम से लिया हुआ बेने इजराइल। और उसके ऊपर जो आए कहाँ पे आए, सूरत, सूरत मतलब यहाँ पे है ना। सूरत कहाँ है, गुजरात के यहाँ वाले एरिया में, गल्फ ऑफ खंबात के पास नर्मदा बहती है। वो बने कौन से, बेने बगदादी, 3 हो गए। अब उसके बाद एक जो है वो बेने मनाशे है। बेने मनाशे आपके नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर और मिजोरम में है। सोचिए यहाँ पे बेने मनाशे, एक मिनट, यहाँ पे है बेने मनाशे। बड़ी जो विस्मयादी बोधक है ये बात, लेकिन इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में एक जीव पॉपुलेशन है बेने मनाशे। इनका कहना है कि बहुत पहले पुराने ज़माने में एक मेनाशे ट्राइब था, वो जीव का ही ट्राइब था। और टोटल जीव की 10 ट्राइब ऐसी हैं जो नॉर्मल जीव पॉपुलेशन से खो गई थी, जैसे कुंभ के मेले में खो जाते भाई बहन, ऐसे 10 जो लॉस्ट ट्राइब से, उसमें से एक मनाशे ट्राइब था। और बहुत पहले असीरियन लोग थे, उन्होंने क्या किया था, कई ज्यूज लोगों को वेस्ट एशिया वगैरह से पकड़ के उनको बेच दिया था, है ना, बेच दिया था। और फिर वो कहाँ बेच दिया था उनको, अच्छा, असीरियन लोगों को बेच दिया गया था। और फिर वहाँ से वो चाइना चले गए थे। और चाइना के बाद वो धीरे धीरे क्या करे, वह म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर में आके बस गए, है ना। अपने आप को बोलते चिल्ड्रेन ऑफ मनाशे, क्योंकि उनके ट्राइब का क्या है, नॉर्मल नाम मनाशे ट्राइब, तो चिल्ड्रेन ऑफ मनाशे बोलते हैं। और जब देखा गया तो वो एक्चुअली जीव लोगों का कल्चर, क्विजिन, खाना सब यूज़ कर रहे थे। पता, आज तो उनकी ट्राइब मीजो कुकी चीन में सब में मिल जाएगी, लेकिन एक्चुअली उनका कल्चर बिल्कुल वैसा था। तो इस बात को इजराइल ने एक्सेप्ट किया इनफैक्ट, पता है। और कई हजार लोगों को इजराइल ने अपने कंट्री में लेकर गया यहाँ से, नॉर्थ ईस्ट से, और वहाँ पे बसा दिया। ये देखिए ना, इजराइल्स अब्जॉर्प्शन ऑफ बेने मनाशे जीव फ्रॉम इंडिया, ये 10,000 के आसपास लोगों को लेके गया। कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग वहाँ पे। ये बच्चे वहाँ पे जाके इजराइल में खुश हैं कि हम जीव हैं, लौट के आए हैं। और ये कहाँ से हैं, ये 1970 से चल रहा है, ओके, वहाँ से तब से शुरुआत हुई थी। और ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का है आर्टिकल, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सही बता रहा हूँ। खैर, ये आपने सुना होगा, ओके। और फाइनली एक 5वीं जीव कम्युनिटी है इंडिया में, तेलुगु स्पीकिंग जीव्स हैं। और उन्होंने जुडिज्म में कन्वर्ट किया था 1990s में, तो उनको बोलते हैं बेने एफ्रेम। इसमें लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन है जीव कम्युनिटी की इंडिया में, वो बेने इजराइल्स हैं। और बेने इजराइल कौन है, मराठी स्पीकिंग, तो मराठी स्पीकिंग बेने इजराइल आर द मैक्सिमम पॉपुलेशन। तो इंडिया के मैप में यहाँ पे सबसे पहले कोचीन ज्यूज, उसके बाद बेने इजराइल, और उसके बाद बगदादी ज्यूज, और यहाँ पे तेलुगु स्पीकिंग कौन से, बेने एफ्राइम। और नॉर्थ ईस्ट में कौन है, बेने मनाशे। ठीक, इसीलिए मैंने यहाँ पे कवर करा दिया इसको, क्योंकि मिजोरम की बड़ी जो है विचित्र बात है। दूसरी विचित्र बात ब्रू पीपल इशू है। देखिए, ब्रू पीपल इशू है, यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि चूंकि मोस्टली तो क्रिश्चियन है ना आपके मिजोरम में, एक वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन जो कि कभी कभी लोग बोलते हैं बांग्लादेश है, वहाँ के लोकल लोगों का ऐसा कहना है कि बांग्लादेश वगैरह से आई है, राइट। चकमा लोगों का भी बोलते हैं कि वो बाहर से आए, जो भी है। तो नॉर्थ ईस्ट में इस एरिया में एकदम वेस्टर्न बॉर्डर पे डाम्पा टाइगर रिजर्व जानते हैं आप, यहीं पे है। तो ये वेस्टर्न
बॉर्डर पे एक चाकमा कम्युनिटी रहती, ये आराम से रह रही थी, कोई दिक्कत नहीं था। बाद में एथनिक कन्फ्लिक्ट होने लगा एक टाइम के बाद। ये एथनिक कन्फ्लिक्ट जो है बहुत ज़्यादा कब बढ़ गया, 1997 में एक एथनिक क्लैश हो गया। और इनका किसके साथ हुआ होगा, मीजो की जो सारी ट्राइब है ना ऑलमोस्ट, उन सब का झगड़ा हो गया किसके साथ, ब्रू लोगों के साथ। गलत बोल दिया, ब्रू एरिया यहाँ पे, सॉरी, अरे डाम्पा बोलना था ना, हाँ सॉरी। ये एक मिनट, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, कलर चेंज है, हाँ, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पे ब्रू लोग रहते थे डाम्पा टाइगर रिजर्व के अराउंड। यहाँ पे तो चकमा मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, ये लायराम पहले भी पढ़ा दिया। लायराम मतलब लाई लोगों की जगह, राइट। मारा लैंड मतलब मारा लोगों की जगह। और ये ओवरऑल पूरा मिजोरम। और यहाँ पे एक हमार पॉपुलेशन है, तो उनका भी डिमांड है कि हमार लैंड बनाया जाए। ब्रू लोगों का बनना है कि हमारा जो है ब्रू एरिया बनाया जाए, 6th शेड्यूल में बनाया जाए। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। मेन चीज़ सुनिए, तो यहाँ पे ब्रू लोग रह रहे थे मिजोरम में। 1997 में एथनिक कन्फ्लिक्ट हो गया। अब यहाँ पे मिजोरम के बॉर्डर जुड़ता है किससे, त्रिपुरा से। तो इस एथनिक कन्फ्लिक्ट के कारण यहाँ से ढेर सारी ब्रू पॉपुलेशन जो है 1997 की एथनिक वायलेंस के कारण जाके त्रिपुरा में बस गई, राइट। हुआ क्या था कि 1997 में वो लोग बोल रहे थे कि हमें 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डालिए। और जैसे आपने चाकमा का जिला बनाया है, लाई का जिला बनाया ऑटोनोमस, मारा का बनाया है, तो यहाँ पे हमें ब्रू का भी जिला बना के दीजिए। और ये ब्रू बस एक नाम नहीं है, देखिए ब्रू पॉपुलेशन को त्रिपुरा में कहते हैं रियांग, राइट। जो मिजोरम है वहाँ पे लोग इनको कहते हैं टुईकुक, है ना। और ब्रू खुद को कहते हैं ब्रू। तो ऐसे ऐसे नाम है इनके। एक फोक डांस है होजागिरी और एक फेस्टिवल है बोईसू। तो ये सारे जो 1997 में ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन या उससे ज़्यादा भाग के त्रिपुरा में बस गई। अब त्रिपुरा में बस गई तो पूरा जो है रिसोर्सेज वगैरह त्रिपुरा का चल रहा है। तो त्रिपुरा गवर्नमेंट चाहती है कि वो वापस चले जाएँ। तो इंडियन होम मिनिस्ट्री ने अभी जो है रिसेंटली 1 साल पहले 10th टाइम ये प्रयास किया कि सारे त्रिपुरा की जो पॉपुलेशन के बीच में जो मेकशिफ्ट एरिया में जो रह रहे हैं, है ना, एक तरह से इंटरनली डिस्प्लेस्ड कहिए, जो आपकी ब्रू पॉपुलेशन मिजोरम से 1997 से भाग के त्रिपुरा में रह रहे हैं, उनको फिर से जो है भेज दिया जाए। कहाँ, मिजोरम से। तो इसके लिए बात किससे करनी पड़ेगी, मिजोरम की गवर्नमेंट से। और किससे बात करनी पड़ेगी, त्रिपुरा की गवर्नमेंट से। और होम मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी। ये सब हुआ, लेकिन वो लोग डर से जा नहीं रहे, या कहीं कि यहीं पर रहने की आदत हो गई तो उसके कारण नहीं जा रहे, तो नहीं जा पा रहे। फिर बीच बीच में क्लैशेज भी हो जाते हैं। तो ये है ब्रू पॉपुलेशन की प्रॉब्लम। ब्रू कम्युनिटी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहाँ पे है वो, त्रिपुरा, मिजोरम तो आपको याद रह जाएगा। यहाँ पे आसाम है, तो आसाम में भी थोड़ा सा साउदर्न असम में हो जाएंगे ये लोग, राइट, साउदर्न असम में हो जाएंगे ना यहाँ पे। और ये त्रिपुरा में हो जाएंगे। लेकिन मोस्ट पॉपुलेशन जो डिस्प्लेस होके गई वो त्रिपुरा में गई। इनफैक्ट इनकी पॉपुलेशन त्रिपुरा में आजकल 2 लाख के आसपास है। और इनफैक्ट अगर त्रिपुरा में अगर ट्राइबल कम्युनिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा तो वहाँ पे त्रिपुरी हैं, उसके बाद ब्रू कम्युनिटी हैं। 2 लाख स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन थी इनकी 2011 के सेंसस में त्रिपुरा में। मिजोरम से आए थे। मिजोरम में क्या बोलते हैं इनको, तुईकुक। अपने आप को ये लोग क्या बोलते हैं, ब्रू। और त्रिपुरा में क्या बोलते हैं, रियांग, ओके। और 2 इनके फेस्टिवल बोईसू और फोक डांस होजागिरी। खैर 1997 में हाफ पॉपुलेशन आ गई त्रिपुरा में। अब उनको फिर से लौटाने की कोशिश की जा रही है ना, कि वो यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट में चले जाएं अपने मिजोरम में, लेकिन वो जा नहीं रहे। और वहाँ के लोग भी बहुत हद तक इनको नहीं आने देना चाहते। त्रिपुरा परेशान है। तो फाइनली क्या हुआ कि ये अभी अप्रैल 2021 की न्यूज़ है, ये इंडियन एक्सप्रेस का क्लिपिंग है। इसमें क्या बोले, 23 ईयर्स आफ्टर डिस्प्लेसमेंट ब्रू रिफ्यूजीज रीसेटलमेंट इन त्रिपुरा बिगन्स। यू सी, त्रिपुरा में ही रीसेटलमेंट होने लगा। तो त्रिपुरा गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं थोड़ा गिव अप भी किया, सेंट्रल गवर्नमेंट में थोड़ी फंडिंग दी। तो उसमें से कई पॉपुलेशन जो नहीं जाना चाहती है उनको त्रिपुरा में ही बसा रहे हैं, राइट, त्रिपुरा में ही बसा रहे। देखिए, द रीसेटलमेंट वाज हेल्ड एज ए पार्ट ऑफ द क्वाड्रीपार्टाइट अग्रीमेंट। किसके किसके बीच में, सेंटर एक तरफ है, त्रिपुरा एक तरफ है, एंड मिजोरम गवर्नमेंट्स एंड ब्रू लीडर्स। ब्रू लीडर भी एक है, और साथ ही साथ 2 स्टेट हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट तो 4 हो गए। तो क्वाड्रीपार्टाइट अग्रीमेंट हुआ था जनवरी लास्ट ईयर, मतलब 2020 में। और उसमें ये बोला गया कि 32,000 ब्रू परमानेंट रीसेटलमेंट जो है त्रिपुरा, उसमें लोगों को रखा जाएगा। तो रीसेटलमेंट होने लगा लोगों का जाने की जगह। इतनी ख़राब हालत है। खैर, ये देखिए जीआई टैग की बात करते हैं। देखिए, ट्रेडिशनल जो अटायर होता है, एक मीज़ो लड़कियां जो पहनती है, जो पहनते हैं, उसको पहनते हैं ना, ये लपेटा हुआ सा कपड़ा होता है। आप देख रहे हैं ना, लपेटा हुआ सा कपड़ा। ये बताइए, मैंने भी लिया, आपने लिया? इसको बोलते हैं पुआन। पुआ नहीं, खा मत जाएगा, पुआन है। इसका मतलब सिंपली क्लोथ ही होता है, कपड़ा होता है। तो पुआन के कई टाइप है, अलग अलग कलर हैं, मोटिव हैं, सबका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है, अलग अलग ट्राइबल मीजो ट्राइब के हिसाब से।
ओके, तो पुआन एथनिसिटी से रिलेटेड है, मीजो एरिया से रिलेटेड है। इसमें से देखिए अगर आप, तो ये देखिए पुआन चे है, ये हमरम है, हमर लैंड बनाने की बात कर रहा था ना, हमराम है, राइट। ये पुआन डूम है, उसी का चेंज फॉर्म है पुआन का, पुआन डूम है। ये नागो तकेरे है, कुछ भी है। और ये क्या है, त्वाल हलोह पुआन, त्वाल हलोह पुलान, त्वाल हलोह पुआन और पुआनचे, इन दोनों को जो है एक आध साल पहले जीआई टैग मिल गया। जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने ये पब्लिश कर दिया था फोटो की, पांचों को मिल गया, इन्होंने पांचों के लिए एप्लीकेशन लगाया था। लेकिन जो CGPDTM है उसने 2 को दिया है, तवाल हलह पुआन और पुआनचे, ठीक। वन सच पुआन्स दे आर हाई इन डिमांड फॉर इट्स एथनिसिटीज, तवाल हो पुआन और मीजो का पुआनचे। ये शॉल से रैप अराउंड है, इसे लपेट लपेट के पहन लेते हो। हालांकि फैशन भी है आजकल, आजकल तो दिल्ली वगैरह में लड़कियां जो नॉर्मल कपड़े छोड़ के यही पुआन ही पहन रही हैं। दिस इंट्रिकेटली ये जीआई टैग मिल गया ताकि इनका इंडस्ट्री और ट्रेड जो है डेवलप हो। बाकी मिर्ची की तो हर जगह लगती हुई है और हर जगह जीआई टैग मिलती हुई है, तो मीजो चिल्ली को भी मिला हो, उसको ना याद रखें, पुआन समझ लें, पुआन। अब चलिए हम आते हैं इसके ज्योग्राफी वाले एरिया पे। एक काम करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर बना देता हूँ इसका, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, उसमें हम लोग इसको, नहीं 4 ही स्लाइड बची है, ज्योग्राफी में बहुत कुछ है नहीं, इसी में करा दे रहा हूँ। ये देखिए, फाइन, अच्छा लग रहा है आपको। जो मैंने आपको पूर्वांचल पढ़ाया था, पूर्वांचल में ही एक मीजो हिल भी है, ठीक है, पटकाई बूम का पार्ट है, पटकाई बूम से ऑरिजिन है। पूरे मिजोरम में आपको बस एक पहाड़ी याद रखनी है, मीजो हिल, यही है। अच्छा, अब मीजो हिल खुद सोचिए कहाँ होगा। अब ये ईस्टर्न एरिया नहीं हुआ ना, और साथ ही साथ ये साउथ का एरिया नहीं हुआ, जहाँ पे जितनी ज़्यादा आपको डेंसिटी दिख रही है ना कलर की, वो हाई माउंटेन्स हैं, ओके। तो हाई माउंटेन्स है, तो साउथ ईस्ट में नहीं हो गया, तो साउथ ईस्ट ऑफ मिजोरम क्या हो गया, मीजो हिल्स। तो मिजोरम में पड़ेगा मीजो हिल्स, इससे ज़्यादा नहीं जानना है। दूसरी बात ये जाननी है कि मिजोरम के मीजो हिल में हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है। देखिए पूरे मिजोरम में ना 21 पीक्स होंगे कम से कम, घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। एंटीक्लाइन, सिनक्लाइन, ऐसे जो है पूरी पहाड़ियाँ बनी हुई हैं। लेकिन अगर बात करें मीजो हिल की ओवरऑल और मीजो हिल में सबसे हाईएस्ट पॉइंट की, तो वो ब्लू माउंटेन है, ओके, ब्लू माउंटेन है। और ब्लू माउंटेन को हम लोग फांगपोई भी कहते हैं। हाईएस्ट पीक क्या है, ब्लू माउंटेन फांगपोई। अच्छा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, ये डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा लॉन्ग तलाई डिस्ट्रिक्ट में, लॉन्ग तलाई है ना, यस, लॉन्ग तलाई डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यहाँ पे। ऐसे करके जो डिस्ट्रिक्ट बना था ना, एक दिखा दूँ क्या, देखिए पूरा एक ही डिस्ट्रिक्ट है, ये देख रहे हैं ना लॉन्ग तलाई। तो लॉन्ग तलाई का ये जो पोर्शन देख रहे हैं ना, यहीं पे आपके ब्लू माउंटेन्स हैं। और वो आपके ब्लू माउंटेन्स क्या हैं, फांगपोई जिसको बोलते हैं ब्लू माउंटेन, वो मीजो हिल का या लुशाई हिल, पहले लुशाई हिल अब मीजो हिल, उसका वो हाईएस्ट पॉइंट है। इतना ही जानना है। अगर बात करें रॉक ग्रुप की, तो पूरे नॉर्थ ईस्ट का टर्शियरी रॉक ग्रुप है। रेनफॉल देखिए बहुत माइनर तो ऐसे नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी होती है, मतलब कि ऐसे करके जो हवाएं लौट के जाएंगी बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि बे ऑफ बंगाल बिल्कुल पास में है ना, क्रॉस करके बांग्लादेश को, तो थोड़ी तो आपकी नॉर्थ ईस्ट से भी होगी, लेकिन मेनली जो रेनफॉल होता है वो साउथ वेस्ट मानसून से ही होता है। सॉइल का टाइप का बात करें तो इन पहाड़ी इलाकों में हमेशा रेड एंड येलो सॉइल ही आपको दिखेगी एनसीईआरटी के हिसाब से। एग्रीकल्चर के लिए लोग, चूँकि वो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है ना और हिली एरिया है, तो हिली एरिया के कारण टेरेस कल्टीवेशन और फॉरेस्ट के कारण झूम एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न, इसीलिए तो चापचार काट काट के कूट। मेनली जो है एरिया थोड़ा बहुत नॉन फॉरेस्टेड 10% उसमें राइस, मेज, इससे बहुत फ़ायदा नहीं है, पता है। तो इसे खास करके यहाँ पे हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि सब्जी उगेगी, फल उगेगा और बहुत कैश क्रॉप भी होता है। बैम्बू से भरे पड़े इनके फॉरेस्ट, पूरे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो बैम्बू बल्क में होता है, इसीलिए तो चिराव डांस हो रहा है उस पर चढ़ चढ़ के। टोपोग्राफी आपको बताई दिया, 21 माउंटेन्स के आसपास है, डेंस बैम्बू फॉरेस्ट है उसको। इनफैक्ट जो मीजो हिल है ना, जो पूरा ये, इसमें बहुत घना घना बैम्बू का फॉरेस्ट है, राइट। अगर फॉरेस्ट की टाइप की बात करूँ तो आज से ये भी इंक्लूड कर रहे हैं। फॉरेस्ट की टाइप की अगर बात करें तो साउदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट है, दैट मीन्स कि ये एरिया साउदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट है, वहाँ पे ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, क्योंकि इधर बारिश ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पे ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है। और अगर बात करें नॉर्थ वेस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट की, मतलब कि ये पूरे एरिया की ऐसे की बात करें, तो यहाँ पे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है। ये एरिया में सेमी एवरग्रीन और यहाँ पे क्या है, वेट एवरग्रीन, दोनों तरह के जंगल आपको दिखेंगे, बड़े घने जंगल, खाली सतपुड़ा के घने जंगल नहीं होते। खैर, अगर रिवर की बात करें तो देखिए यहाँ पे बहुत माइनर रिवर है, लेकिन आपको ये सब नहीं जानना होता, कभी भी नहीं जानना होता। आपको जानना क्या है कि देखिए म्यांमार देख रहे हैं ना, ये वाला एरिया म्यांमार का, ये जो यहाँ पे चीन स्टेट है, चीन स्टेट से एक रिवर निकलती है, उसका नाम है कालादान। कालादान को हम लोग जो है
इंडिया में चिमतुईपुई रिवर भी कहते हैं, चिमतुईपुई रिवर और कालादान रिवर, कैलिदियो रिवर, जितना भी सुनेंगे इस टाइप का नाम सब एक ही है। ये मिजोरम की लार्जेस्ट रिवर है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस कुछ और है। ये निकलती है म्यांमार के चीन स्टेट से, ऐसे करके ऊपर जाती है, इंडिया में जाती है, फिर और कुछ ट्रिब्यूटरीज ऐसे ऐसे आती हैं, इसको टच करती हैं, फिर वो देखिए टर्न लेके फिर से चली जाती है म्यांमार में। लेकिन इस बार आई थी चीन स्टेट से और जाती है यहाँ पे जो स्टेट आप गेस करिए, थोड़ी देर पहले बताया, राखीन स्टेट में। मज़ेदार बात, राखीन स्टेट में जैसे नीचे जा रही है ना, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि इस यहाँ पे चलिए, ये राखीन स्टेट हो गया। राखीन स्टेट में जाके जाती है वो, राखीन स्टेट के एक शहर में जिसका नाम है सिटवे, और सिटवे क्या है, पोर्ट है, तो कनेक्ट हो जाएगा ना इंडिया। देखिए राखीन स्टेट में जाएगी म्यांमार में, और वहाँ पे सिटवे पे जाएगी, सिटवे में बे ऑफ बंगाल में चली जाएगी। सिटवे के आसपास हालांकि चाइना भी अपना जो है इंस्टॉलेशन डेवलप कर बैठा। और एक रिवर इंपॉर्टेंट है, त्यूरियल रिवर, ये नॉर्थ में बहती है। यहाँ पे ऊपर जितनी रिवर जा रही है ना, सारे ना बराक रिवर में जाके मिल जाएंगी, जिसके बारे में पढ़ाया हुआ है पहले, जो बराक बांग्लादेश जाती है। और यहीं पे ना तुरियल रिवर पे बॉर्डर के पास, यहाँ पे मणि ये असम का बॉर्डर यहाँ पड़ता है एक्चुअली, तो बराक रिवर में असम में जाके, असम का जो कचर हिल डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, कचर डिस्ट्रिक्ट, कचर डिस्ट्रिक्ट के बराक रिवर में जाके जो है तुरियल रिवर वगैरह मिल जाती है। और यहीं पे बना हुआ है मिजोरम के एरिया में तुरियल डैम। तुरियल डैम चूँकि आसाम के बराक रिवर में तुरियल जाके मिलती है एक जगह में, उसका नाम है सोनाई, तो इसीलिए तुरियल रिवर को ना आसाम में सोनाई रिवर भी बोला जाता है। अच्छा, ये कहाँ से निकलती तुरियल रिवर, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना लोकेशन, ये आइजवल है कैपिटल, उसी के पास से निकलती है। अब ये देख लीजिए, कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। तो मैंने आपको बताया कि बे ऑफ बंगाल में हुगली रिवर पे यहाँ पे कोलकाता पोर्ट है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग म्यांमार के सिटवे से कनेक्ट कर देते हैं। सिटवे कौन सा स्टेट अभी बताइए, रखीन स्टेट, राइट। और रखीन स्टेट में हमारे इंडिया से निकल के कौन सी रिवर जाती है बताइए, कालादान। तो चलिए इसको एक्सपेंड कर दे थोड़ा, तब दिखेगा, बहुत इजी हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से अपने कोलकाता पे सामान ले आते हैं पूरा, अपने ईस्टर्न इंडिया वगैरह से, ठीक। इसको हम लोग 539 किलोमीटर समुद्र में भेज देंगे, कहाँ, सिटवे। सिटवे कहाँ पे है, रखीन स्टेट में। हाँ, लेकिन आपको पता है ना कि सिटवे में कौन सी रिवर बहती है, कालादान रिवर हमारे यहाँ से होके जाती है। कालादान रिवर पे जेटी बनी हुई है, नाव वगैरह लगे हुए हैं। ये 158 का किलोमीटर का हम कालादान पे चलेंगे। उसके बाद क्या होता है कि ऐसा एरिया है कि कालादान रिवर पे नहीं चल सकते, तो उसके लिए हमने एक यहाँ पे हाईवे बनवाने की बात की 62 किलोमीटर की, राइट। और एक एक लोकेशन मैं आपको याद करा रहा हूँ। सबसे पहले कोलकाता से 539 किलोमीटर सी रूट, वो सिटवे पोर्ट, सिटवे पोर्ट से कालादान रिवर पे चलेंगे, और उसके बाद जगह पहुँचेंगे एक ज़मीन पे, उसका नाम रहेगा पलेटवा। पलट मत देना वहाँ पे लेके नाव, पलेटवा, ठीक। पलेटवा से फिर हम एक हाईवे चलाएंगे, और वो हाईवे जो है यहाँ पे आएगा मिजोरम के बॉर्डर पे, और फिर हम वहाँ पे जो है एक और हाईवे चलाएंगे 100 किलोमीटर का, और आइजवल पहुँच जाएंगे। इनफैक्ट ये पलेटवा के बाद सही से नहीं दिखाया, पलेटवा के बाद एक और जगह आती है ऊपर, उसका नाम है कलेटवा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कोलकाता से चलेंगे पोर्ट सिटवे, वो रखीन स्टेट में म्यांमार के 539 किलोमीटर कवर करेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे 158 किलोमीटर के आसपास, हम लोग कहाँ चलेंगे, कालादान रिवर पे, ये वाला पोर्शन 158 किलोमीटर, समझ गए। उसके बाद हम लोग जाएंगे, पहुँच कहाँ जाएंगे, पलेटवा से हाईवे चलेगी, और हाईवे कहाँ जाएगी, कलेटवा, ठीक है, कलेटवा। और टोटल आप देखेंगे तो 162 किलोमीटर के आसपास आ जाएगा, ये टोटल 100 समथिंग आएगा, चिंता मत करिए। और कलेटवा के पास हम कहाँ चले जाएंगे, उसके बाद फिर फाइनली आइजवल चले जाएंगे, ओके। उसके बीच में एक और जगह आती है लुंगशियान, वो हमारे लुंगशियान जो है वो मिजोरम में आती है। उसके बाद फाइनली ये कहाँ जाएगा, आइजवाल का ऐसे होता है आइजवाल, ओके। चलिए वाइल्ड लाइफ देखा जाए। वाइल्ड लाइफ में पहले मैं आपको बता दूं, बस नेशनल पार्क वगैरह के नाम जानने, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हर जगह पे आपको ऐसा नहीं है कि चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जिससे क्वेश्चन बनेगा, सो उतना ही फोकस देना जितना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने बोला कि चीज़ों की प्रिसीजन बढ़ानी है, ठीक। अगर हम बात करें नेशनल पार्क की, तो यहाँ बस 2 नेशनल पार्क हैं, एक है मर्लिन नेशनल पार्क, और दूसरा है क्या, फांगपुई, जो ब्लू माउंटेन हिल बताया था ना, वही नेशनल पार्क है। ऐसे कैसे याद रखेंगे, देखिए मिजोरम, रम का बिगड़ा हुआ स्पेलिंग क्या है, रम क्या हो गई, अल्कोहल, शराब हो गई,
राइट। और क्या होता है एक शराब? ब्लू। कौन सा ब्लू? पीने वाले जानते होंगे, एंटीक्विटी। एंटीक्विटी ब्लू। तो हम कैसे याद रख रहे हैं? मिजोरम। रम से क्या याद रखेंगे? एंटीक्विटी ब्लू। और ब्लू से क्या याद रखेंगे? ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क या फांगपुई नेशनल पार्क। इसकी लोकेशन डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कौन सा होगा डिस्ट्रिक्ट? इजी है ना ये वाला, लॉन्गतलाई डिस्ट्रिक्ट, इसी का यहाँ पे पार्ट है ना, लॉन्गतलाई डिस्ट्रिक्ट। तो ये हो गया ब्लू माउंटेन। रम, रम से अल्कोहल कौन सा याद रखेंगे? एंटीक्विटी ब्लू। तो फांगपुई ब्लू माउंटेन हो गया, फाइन। लेकिन आप अगर पियेंगे तो आप क्या हो जाएगा? आपकी डेथ हो जाएगी, मतलब किस जो पिएगा उसकी हो जाएगी, सॉरी। तो मर लेंगे वो लोग, मर जाएंगे वो तो मर्लिन नेशनल पार्क याद रहेगा। मर्लिन नेशनल पार्क कहाँ पड़ेगा? चांपथाई पे, जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। ठीक। अब 2 नेशनल पार्क तो आपको याद हो गया। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कुछ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको जो है एग्जाम के लिए एक ही याद रखना पड़ेगा। आई डोंट थिंक कि बाकी जगह से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। और वो है आपका ये वाला, दिखा रहा बेचैनी नहीं, ठीक, ये वाला ममीत डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, वेस्टर्न मोस्ट ममीत डिस्ट्रिक्ट, असम के बॉर्डर के साथ। वहाँ पे एक बड़ा सा डाम्पा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगर हम बात करें मिजोरम के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो सबसे बड़ा एरिया किसका है? डाम्पा। डाम्पा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बाद में टाइगर रिजर्व बना दिया, तो मणिपुर, सॉरी मिजोरम में। तो मैं अगर कैसा मिस्टेक करूँ ना, मिजोरम मणिपुर, तो माफ़ करिएगा, हो जाता है। तो आपका डाम्पा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है एक टाइगर रिजर्व भी है, साथ ही साथ डाम्पा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिजोरम का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ओके। और कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाम सुन लीजिए खाली। तवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यूपीसी में अगर आएगा तो यही खाली आएगा कि ये कौन से स्टेट में, उससे ज़्यादा नहीं आने वाला। तवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये लोकेटेड है यहाँ पे नॉर्दर्न मोस्ट में, यहाँ पे जो आपका सोनाई रिवर की बात हो रही थी, वहाँ के आसपास में बराक रिवर के नीचे, बराक रिवर जो है उधर असम में जो बह रही है, उसे जो मिलने जा रही है अपनी रिवर सोनाई रिवर, तो वो है पुआलरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ पे है। मर्लिन नेशनल पार्क हो गया। मर्लिन नेशनल पार्क के नीचे आपके चंपताई डिस्ट्रिक्ट में ही लिंगटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट मीन्स कि लिंगटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नॉर्थ में क्या? मर्लिन नेशनल पार्क। तो ये साथ में याद रहेंगे, डन। यहाँ पे एक थोरांग टलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये क्या है? खोंगलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन में क्या? नगेंग पोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक बार नाम बस देख लीजिए, डाम्पा मत भूलिएगा, टाइगर रिजर्व है इसलिए। मर्लिन नेशनल पार्क मत भूलिएगा, और साथ ही साथ आप मत भूलिएगा ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। ओके। और दारू पीनी है तो डंपा में डाल के, टंकी में डाल के पीजिए, तो वो भी याद रह जाएगा, डंपा टाइगर रिजर्व। अच्छा, यहाँ पे एक फॉल है, ओके, सिरचिप जिला देख रहे हैं ना यहाँ पे, जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो घूमने जाएँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो आइजवल से लगभग 30 किलोमीटर के नीचे चले जाइएगा, मज़ा आ जाएगा आपको, क्योंकि वहाँ पे एक वनतवांग फॉल्स है, जो बहुत ऊंचाई से गिरता है पानी। वो भारत का 13th हाईएस्ट वाटरफॉल है। घूमने जाएँ तो वनवा रिवर पे जाइएगा, वहाँ पे वनतवांग कोई किसी चीज़ की जो है आराधना वगैरह की जाती है, कोई फेमस लोग हैं, तो उसके नाम पे है, ऐसे रिवर के नाम पे नहीं है। वनवा रिवर है यहाँ पे सिरचिप जिले में, और यहाँ पे क्या है? वनतवांग फॉल। आइजोल के जाके थोड़ा सा 30 किलोमीटर नीचे घूम के चले आइएगा। डाम्पा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और साथ ही साथ टाइगर रिजर्व भी है। लास्ट स्लाइड में हमने क्या डाला है? लास्ट स्लाइड में हमने वही डाले हैं ऑर्गेनिज्म जो आपके शंकर आईएएस में दिए हुए हैं, उससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो कैप्ट लंगूर पहले भी पढ़ाया था कि नॉर्थ ईस्ट में आपके मिजोरम में भी मिलता है, राइट, तो इसलिए उसको यहाँ भी डाल दिया। और हुलॉक गिबन पहले भी पढ़ा दिया। हुलॉक गिबन के जो 2 टाइप होते हैं, उसमें से एक मिजोरम में भी मिलता है, राइट, वेस्टर्न इंडेंजर्ड मिजोरम में, और जो ईस्टर्न वाला वल्नरेबल है, देखिए एक्सपेक्ट लिख दे यहाँ पे, एक्सेप्ट होगा, सॉरी, है ना, एक्सेप्ट। अरुणाचल प्रदेश छोड़ के, ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश छोड़ के ईस्टर्न वल्नरेबल वाला जो हुलॉक गिबन है वो इंडिया में कहीं नहीं पाया जाता। तो आपका जो वेस्टर्न वाला है, जो इंडेंजर्ड है हुलॉक गिबन, वो आपको मिजोरम में भी मिल जाएगा। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। अगले में हम लोग त्रिपुरा करेंगे।